हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीक आपका टेक्निकल एनालिसिस में ऑलमोस्ट आपने काफी डेप्थ पर पढ़ाई किया और लास्ट वीक में आपने टारगेट्स नियर टर्म के सीखे। इससे पहले मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने इंडस्ट्री को एनालिसिस करना सीखा। इंडस्ट्री एनालिसिस के साथ कंपनी के वैल्यूएशंस जाने और मैंने आप सबको आगाह किया था कि रिजल्ट आ रहे हैं क्वार्टर वन के दोस्तों। सो क्वार्टर वन के रिजल्ट जब आ रहे हैं तो ये आप लोगों की दोस्तों परीक्षा है। हमें क्वार्टर रिजल्ट्स देखने नहीं है, हमें क्वार्टरली रिजल्ट एज्यूम करने हैं दोस्तों, एस्टिमेट करने हैं एडवांस में कि ये मैं उम्मीद करूंगा रिजल्ट से। रिजल्ट को देख के तो पूरी दुनिया बता एस्टिमेट कर पाए। पूरा आशा रखूंगा कि रिजल्ट जो आ रहे हैं वो आपकी उम्मीद के हिसाब से आ रहे हैं और आप इन नतीजों से काफी चीजें सीख पा रहे हो दोस्तों। सो लास्ट वीक वॉज अमेजिंग वीक। व्हाई अमेजिंग? लास्ट संडे हमने आप ही के बैच में से एक स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन देखा, राइट? देखा, आप सब लोगों ने अटेंड किया था प्रेजेंटेशन। अमेजिंग। मेरे ख्याल से अमोल देशमुख यस मीटिंग में है। अमोल भाई फ्रॉम कोल्हापुर। हाँ सर, हाँ। तो अमोल भाई आपने कमाल कर दिया यार। वेरी गुड इवनिंग बहुत सर, थैंक यू सर। वंडरफुल, ग्रेट। ओवरऑल कैसा? हेलो 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 अनुभव सुना? और आप टीसीएस है ना? हाँ सर, राइट। टीसीएस। तो पूरा जो आपने रिजल्ट के डेटा डाले, एस्टिमेट लिए और उसको प्रेजेंट किया, आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो? कहां पे तकलीफ हुई और कहां पे अच्छा रहा सारी चीजें? सर वैसे क्वार्टर वन रिजल्ट का पहले जब मैंने डेटा निकाला तो मैं कंपैरिजन में थोड़ा सा गलती किया था कि ओके। मैंने ये क्वार्टर का रिजल्ट पिछले एनुअल रिजल्ट से कंपेयर किया था। उसके बाद अपने क्रिएटर ग्रुप से सर उन्होंने बताया कि क्वार्टर टू क्वार्टर उसको आप कंपेयर कीजिए। अच्छा, तो नहीं वो नहीं, एक और बार मेरे को बताइए कहाँ गलती हुआ था, प्लीज सर मैंने रिपीट। क्वार्टरली जो रिजल्ट है अपने लास्ट ईयर के एनुअल रिजल्ट से कंपेयर किया था अच्छा, इनिशियली। तो हमारे राइट क्रिएटर ग्रुप से बताया गया कि क्वार्टर टू क्वार्टर आप उसको ये करो, तो उसके बाद मैंने वो चेंज कर दिया। राइट, बराबर है। तो हाँ इससे आपको ये समझ में आया कि पिछले साल टीसीएस के नतीजे कैसे थे हाँ और सर। अभी ये समय पे जो टीसीएस के जो रिजल्ट है वो कैसे आए हैं और इससे अपने को क्या उम्मीद रखनी चाहिए, हाँ सर। राइट? हाँ सर। ओके। सो ओवरऑल योर प्रेजेंटेशन वाज वेरी गुड। ये आपका पहला प्रयास था और आने वाले समय में भी कोई और कंपनी पे मेरे ख्याल से आपका रिसर्च हम लोग देखेंगे। ऑल हाँ राइट, सर। हाँ सर, थैंक यू सर। सो ग्रेट। अब मैं बाकी जो पार्टिसिपेंट है उनसे भी मैं उम्मीद रखूंगा दोस्तों कि आप लोगों ने अभी जो रिजल्ट आए हैं उनका एनालिसिस किया है। देखो, चार्ट जो लास्ट वीक आपने सीखा, टारगेट्स बनाने सीखे, वो सब सही बात है, वो आपको काम लगेंगे, पर दोस्तों वो नियर टर्म टारगेट में काम लगेगा, राइट? आपको पता चलेगा इस साल आपके शेयर की रेंज कितनी रहेगी। पर दोस्तों हम सबको देखो क्या चाहिए, क्या हम सब लोग दिन भर बिजी रहना चाहते हैं? हरगिज नहीं। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो शेयर में लू वो यहां से 10 20 30 गुना रैली करे और हमें कंसिस्टेंट डिविडेंड देता जाए, राइट? तो इन चीजों के लिए आपको फेयर वैल्यू पे काम करना होगा। सो आप में से किसी ने भी लेटेस्ट रिजल्ट अगर अपडेट किए हो, यस, यू कैन राइट इन द chat box and we are going to check your result, right? कनु रॉय, वंडरफुल, ग्रेट कनु भाई, आपने एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट स्टडी किए, राइट? आपने एचडीएफसी बैंक पे बातचीत करे उससे पहले मैं दो नतीजे आपके सामने रखना चाहूंगा। अमोल देशमुख, अच्छा आपने भी एचडीएफसी बैंक स्टडी किया है, ग्रेट, वंडरफुल। जो नतीजे भी आए उस पे टीसीएस पे बात हो चुकी है, डिमार्ट पे बात हो चुकी है, एलटीआई हैज बीन कंप्लीटेड और चौथी एक कंपनी डेल्टा इज आल्सो कंप्लीटेड। बीएल के रिजल्ट मैंने आज ही आप लोगों के साथ शेयर किए थे। देखने दो आप में से किसी ने बीएल पे काम किया था कि नहीं पहले?
लेट मी चेक इट हियर। ओके, हियर इज बीएल। विशाल तोपिया, यस विशाल भाई, क्या बीएल के रिजल्ट आपने अपडेट किए? नहीं, बीएल पे काम नहीं किया था वो, उसके सामने जो लिखी है ना कंपनी डिफरेंट, वो सब उसमें किया था। बीएल में बीएल के सामने कौन सी, एचएल पे काम किया ना? नहीं नहीं नहीं, वो जो भी है ना, वो डिविस लैब एचडीएफसी उसमें सब किया था, इसमें नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, किया मैंने। राइट, ओके। पर बीएल में आपने मतलब डेटा देखा नहीं है और पुराना डेटा भी नहीं डाला है ना? देखा है। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा आज ही मैंने शेयर किया है, मैं आपको बता भी देता हूं। जैसे ईयर आई हैव रिटन द फेयर वैल्यू ऑफ बीईएल। देखो अभी ये डिफेंस की कंपनी है, अभी तक इंडिया में डिफेंस में इतना सब इन्वेस्टमेंट होता नहीं था, डिफेंस अपनी टॉप प्रायोरिटी नहीं थी। डिफेंस में हम ये उम्मीद करेंगे कि 20-20% का ग्रोथ हो, क्या ये हमें उम्मीद करना चाहिए दोस्तों? क्या लगता है आपको? नहीं, उतना तो नहीं होगा। या वो हमें पास्ट में इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट डिफेंस पे होता नहीं था, डिफेंस वाज नॉट प्रायोरिटी। ये पूरे पास्ट के डेटा आपके सामने है और देखो 11 to 12% का ग्रोथ था, राइट। लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ हम देख रहे हैं यहाँ पे। प्रॉफिट बीएल में आपने कभी भी लॉस देखा? हिस्ट्री कैसा है बीएल का? यस एवरीबॉडी, हैज बीएल मेड लॉसेस ड्यूरिंग एनी ऑफ हिज ईयर? नो। ये हम ऐसी कंपनी से उम्मीद रख सकते हैं ये आने वाले समय में भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती जाएगी। देखो कंसिस्टेंसी की एक अलग कहानी है, अगर आप कंसिस्टेंट कंपनी लेते हो तो कंसिस्टेंसी उम्मीद रख सकते हो, पर आप ये देख के ये नहीं कह सकते कि मैं यहां पे ग्रोथ उम्मीद करूंगा। ग्रोथ देखो इनका एवरेज है, राइट, पर ये डिफेंस की सबसे बढ़िया कंपनी है। अब ये इनका ग्रोथ है तो बाकी के क्या हाल हो गए? पर यस वी कैन एस्टिमेट। देखो मैंने कितना उम्मीद रखा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, 12%। आप देख रहे हो पिछले 3-4 साल से डिफेंस अपनी प्रायोरिटी बन चुका है। एक जमाना था जब अपन इंपोर्ट किया करते थे डिफेंस, आज हमने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट 70% से अपना इस बार राइज हुआ है, इंपोर्ट 70% से कम हुआ दोस्तों। तो डिफेंस एक प्रायोरिटी है। मैं ज्यादा देखो मैंने कंजर्वेटिव गोल रखा है यहाँ पे, मैं नहीं कहता है यहाँ पे 15-20% उम्मीद रखो, बट यस आई कैन एज्यूम 12% सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। साथ में मेरी क्या एजम्पशन है? कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब यहाँ पे मैं निवेश करता हूं, मुझे डिविडेंड कंसिस्टेंट मिलेंगे और पैसे मिलते जाएंगे, राइट। तो हम लोग करीबन 10 साल से यहाँ पे इन्वेस्टेड होंगे, जब इतना अच्छा ग्रोथ नहीं भी था तभी भी, राइट। अभी तो डिफेंस के एकदम बढ़िया दिन चल रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्वार्टरली रिजल्ट देखो, दिस आर क्वार्टरली रिजल्ट। सेल्स ग्रोथ कितना आया है? थोड़ा बड़ा करूं अगर देखने में अगर आपको कुछ कठिनाई आ रही हो तो? शुड आई जूम इट और इट्स ओके? वी आर एबल टू सी। ओके, सो सेल्स 90%। कोई मुझे बता सकता है, एनीबॉडी? 90% ग्रोथ मतलब इतना बड़ा ग्रोथ क्यों है? और क्या यही ग्रोथ की उम्मीद हमें पूरे साल रखनी चाहिए? यस, इज 90% ग्रोथ अ प्रॉपर ग्रोथ, कि मैंने कहीं गलती की है कि क्या है? सर पिछले साल Q1 में सेकेंड वेव का इफेक्ट था थोड़ा सा। चलो अमोल भाई के लिए ताली होनी चाहिए यार, जोरदार, ग्रेट अमोल भाई, ग्रेट, वंडरफुल। देखो यही चीजें पता रहनी चाहिए, नहीं तो कभी किसी ने टीवी में देखा हो माय गॉड 90% ग्रोथ, ऐसा होगा वैसा होगा, डीमार्ट का इतना ग्रोथ, वो सब सोचने का नहीं। हमें पता है ड्यूरिंग लास्ट Q1 देयर वाज वेव 2। वेव 2 में वेव 1 जैसा लॉकडाउन नहीं था, पर फिर भी अफेक्टेड थे मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो पिछले साल के लो बेस के सामने इस बार का कोई इफेक्ट नहीं था। देखो अभी दुनिया भर में मंदी चल रही है ना, दुनिया भर में मंदी की असर आ रही है, लेकिन हमने जितने भी नतीजे आए उसमें यह देखा कि इंडिया के जो लोकल कंजप्शन है यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस चल रहे हैं। उसके साथ ही जो अभी तक टच इंटेंसिव सेक्टर थे, कौन से आएंगे टच इंटेंसिव सेक्टर में, जो बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड थे वेव 1 वेव 2 में? यस एनीवन, यू कैन यूज योर चैट बॉक्स। कौन से कहेंगे हम टच इंटेंसिव सेक्टर? हमारी भी कुछ कंपनियां थी उसमें दोस्तों। होटल्स, बिल्कुल सही बात है विशाल भाई, होटल्स, देन योर लेजियर, टूल ट्रैवल, बिल्कुल सही बात है, एयरलाइन, पीवीआर जैसी आपकी जो मल्टीप्लेक्सेस की कंपनियां हैं,
दिस ऑल आर टच इंटेंसिव सेक्टर, राइट? तो वो ज्यादा अफेक्टेड थे। इवन रेस्टोरेंट, दोस्तों सब रेस्टोरेंट ने पिछले साल लॉस किया था ड्यूरिंग द कोविड टाइम। सो ये बुरा समय था कोविड के समय पे। वो समय से ये समय अगर हम देखें, इस साल भले मंदी होगी लेकिन हमारी टच इंटेंसिव सेक्टर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे, और जीडीपी को जबरदस्त सपोर्ट टच इंटेंसिव सेक्टर से भी मिलेगा। तो बिल्कुल सेल्स में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, राइट? यहां पे 90% सेल्स ग्रोथ है, हम बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। देखो मैंने एस्टिमेट कितना रखा है, कितना रखा है दोस्तों ये साल का? 25%। अब 25% भी बहुत अच्छा है। अगर बीईएल पिछले साल के मुकाबले 25% का सेल्स ग्रोथ करती है, देन दैट्स ग्रेट यार। और क्या चाहिए मेरे को? पर मैं 90% उम्मीद करूंगा क्या? नो। प्रॉफिट इनके बहुत ज्यादा अच्छे थे, 14 टाइम्स। पर क्यों? पिछले साल के प्रॉफिट तो देखो कितने हैं, 1% ड्यूरिंग Q1। मुझे पूरे इतिहास में बताओ कभी भी बीईएल ने 1% मार्जिन का धंधा किया है क्या? दोस्तों नेवर एवर। पर पिछले साल का Q1 क्या था? अफेक्टेड था ड्यू टू कोविड। तो हम ये मान के चल रहे, मैंने मेरा डेटा अपडेट किया, 25% सेल्स ग्रोथ, 25% प्रॉफिट ग्रोथ, राइट? इन डेटा के आधार पे हमने क्या उम्मीद रखी है? ईपीएस अभी का कितना है? लेटेस्ट ईपीएस इज 9.85, राइट? जो अभी जो सालाना जो नतीजे आए उनके हिसाब से 9.85 इज योर लेटेस्ट ईपीएस। मैंने यहां कुछ और डेटा दिया है, ट्रेल ईपीएस। कौन समझाएगा मुझे व्हाट इज द ट्रेल ईपीएस एंड व्हाई इट इज मोर देन ईपीएस? ट्रेल ईपीएस काम का कि ईपीएस काम का? यस एनीबॉडी? देखो अब ये सब चीजें तो आपको सब पता होनी चाहिए, बराबर ना? अब इन पे मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, पर मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। Yes, who will like to explain? Daily EPS is based on what is it? The last 4 quarters data instead of that what is it? The last financial year data. Great, great, Srinivas ji. I am extremely happy. Right? See, 9.9 is last year EPS. So yes, this is the latest EPS, but still, right now we are in the month of July. Am I right, sir? We are in the month of July. So now, if we today in the month of July, still if we will look for the EPS of last March, then it will not be so much useful. तो मेरे लिए लेटेस्ट ईपीएस क्या है? दिस ट्रेल ईपीएस। और जैसा श्रीनिवास राव जी ने बताया, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो जब आप लोगों ने होमवर्क किए थे, याद है ना, Q1, Q2, Q3, Q4 करते थे। इस बार मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया? यस श्रीनिवास जी, what I have changed here? It was what is it? Shifted ahead. Yeah, just But, shifted ahead and quarter nothing. one of 21-22 was what is it? Removed, and Q1 of 22-23 was included. So absolutely right, sir. I have just added Q1 here, and so see that's amazing that its trail EPS is more than past EPS. So what does this suggest? अगर ट्रेल ईपीएस पिछले साल के ईपीएस से ज्यादा है तो ये हमें क्या सजेशन देता है? यस प्लीज। It is what is it? Coming into the track and is moving in the proper direction. Yeah, it is improving, right? So if your profits are improving, if everything is good, then why we are worried? No need to worry at all. Now this is trail EPS, right? ये जो ट्रेल ईपीएस है ये Q1 का है। सो Q1 मतलब कब तक के रिजल्ट आ गए? विच मंथ सर? June. It is up to June. Yeah. So now we are in July and we are going to proceed in August and September. So now even June data will be old, right? So Yes. we should focus on forward EPS because we are in the year of, see here I did mistake. What I should write down? Instead of 2022, 2023, right? So I will assume that this year my BEL is going to give me 11.30 rupees EPS. अब ये कब आएगा? जब साल खत्म होगा, मार्च में। मार्च के रिजल्ट कब आएंगे? मार्च 23 के, जुलाई 23 में, राइट सर? सॉरी मई 23,
So you are assuming the result of May 23 so much earlier. आप पहले से उम्मीद करके बैठते हो, इसीलिए आप दूसरों से 2 कदम आगे चलते हो। लोग सोचेंगे अरे ये बीएल चलता जा रहा है, कल गिरेगा, ये महंगा हो गया, उनको लगेगा। लोग क्या करते हैं, जब भी शेयर बाजार चलता है शेयर बेचते रहते हैं, उनको लगता है ये चल गया, उनको पता नहीं है कि ये किधर जा रहा है। हमें एडवांस में पता रहना चाहिए कि ये ईयर हम किधर देखेंगे। सो आई एम एस्टिमेटिंग दैट BL is going to give me 11 rupees 30 paisa. Just a decade back we have bought at around 25 rupees. देखो आज हमें 50% ये देने लगा है एन्युअली, राइट और रॉन्ग। 25 का खरीदी, आज अगर मेरे को इस साल 12 रुपया मिलता है तो मैं कह सकता हूं मुझे 50% एनुअल यील्ड मिला। अब ये कब तक मिलेगा? टिल द टाइम इंडिया इज गोइंग टू स्पेंड ऑन डिफेंस, राइट, जो कभी खत्म नहीं होगा, झगड़े चलते जाते हैं, डिफेंस का धंधा होता रहता है। सो आई कैन एज्यूम कि मेरे को अभी अगर 50% मिल रहा है, मैं क्यों बेचूं, राइट, ये कंसिस्टेंस मिलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज वेल्थ। सो एज्यूम योर रिजल्ट इन एडवांस, राइट। ये मैंने आपके साथ बेल के नतीजे डिस्कस किए। दोस्तों दूसरी एक खास बात मैं बताना चाहूंगा, जनरली इन्फ्लेशन में क्या प्रॉब्लम आते हैं कंपनियों से, आपने कुछ और रिजल्ट भी देखे। सो व्हाट प्रॉब्लम यू वर फेसिंग इन अदर कंपनीज ड्यूरिंग दिस इन्फ्लेटरी टाइम? यस, who will like to explain me? Finance cost increase. Expenditure will increase and profits will reduce. Yeah, I think you said expenditure and profit will increase. Expenditure will increase, profit will decrease, right sir? Yes, yes, yes. And विशाल भाई आप क्या कह रहे थे? फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज होगा। फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज होगा, ये भी आपकी बात सही है। देखो फाइनेंस कॉस्ट क्यों इंक्रीज होने चाहिए, वो इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज नहीं होंगे, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ आरबीआई ने पिछले 2 बार क्या बढ़ाया? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। अभी भी और मीटिंग आने वाली है, देखो अभी आरबीआई की, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा। चलो आज के दिन की एक खुशखबर है कि अदानी विल्मार ने अपने तेल के दाम घटाए ना आज ही। तो अगर तेल के दाम घटेंगे, पेट्रोल क्रूड के दाम नीचे आ रहे हैं, तो अभी से समझ जाओ कि ये पॉजिटिव चीजें हैं। इन्फ्लेशन को ये डाउन करेगा इस बार। अगर इन्फ्लेशन डाउन होता है तो दैट्स गुड, तो आपके इंटरेस्ट रेट भी बच जाते। पर इंटरेस्ट रेट जो प्रकार से बढ़े, उस प्रकार से आपको तैयारी रखनी चाहिए कि इस साल फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेंगे। पर अब बेल को देखो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को, इनका फाइनेंस कॉस्ट कितना है इस साल का? 1 करोड़ का। अब जो कंपनी 3000 करोड़ का धंधा करती है, द कंपनी विच मेक्स प्रॉफिट ऑफ अराउंड 400 करोड़ पर क्वार्टर, राइट, इट्स नथिंग। या उनके लिए 1 करोड़ क्या है? तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आरबीआई आके कितना भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। दे हैव नथिंग टू डू विथ फाइनेंस कॉस्ट। बट यस, if you are investing in other defense companies who are loaded with high debts, उधर वो लोगों की हालत टाइट हो जाएगी, क्योंकि इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे दोस्तों, करेक्ट। सो दिस इज द वे वी शुड सी इन एडवांस। इन्फ्लेशन डाउन होता नजर आ रहा है दोस्तों थोड़ा, ये एक पॉजिटिव चीज है बाजार के लिए, राइट। पर यहाँ पे बीएल को डरने की जरूरत फाइनेंस कॉस्ट में नहीं है। पर देखो कॉस्ट जो है वो हमने जितनी भी कंपनी के इस बार देखे, सबके कॉस्ट बढ़े हुए हैं क्या? लेकिन बीएल के केस में क्या कॉस्ट बढ़े हुए? देयर सेल्स हैव ग्रोन बाय 90%, बट देयर कॉस्ट हैव ग्रोन बाय ओनली 62। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना धंधा बढ़ा उतने खर्चे भी तो बढ़ने चाहिए, बिकॉज दे आर यूजिंग रॉ मटेरियल, राइट और रॉन्ग। पर ये रॉ मटेरियल के इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम बीएल में नजर नहीं आया, और इसने पॉजिटिव इफेक्ट दी इनके प्रॉफिट को। तो मतलब इन्फ्लेशन का बीएल पे कोई इफेक्ट नहीं है। इसीलिए बीएल बुरे समय में भी, इन्फ्लेटरी पीरियड में भी, ये लाइफ टाइम हाई लगाता जाता होगा, राइट। सो हियर नाउ अगर आप यील्ड देखो ये लेवल पे भी, just let me check where is the yield. 4.8% is good yield, bad yield, or what we can say. अगर आज कोई लेता है, देखो मैंने तो 25 रुपए वाली बात बताई,
पर कोई 250 पे लेता है तो उसको यील्ड कितना मिल रहा है? प्रॉफिट के हिसाब से महंगा है कि सस्ता है कि एवरेज है? क्या सस्ता है अभी तो। या तो 4.8% का यील्ड मतलब आपको एफडी मिल रहा है ये तो, राइट? अब एफडी स्टैटिक है, वो जिंदगी भर 5% देगा, पर ये बढ़ता जाएगा। सो सी दिस इज द वे यू कैन ट्रैक योर कंपनी। कितना आसान है, बिल्कुल नहीं है कुछ भी जो लोग इतना मुश्किल समझते हैं, राइट? पर आप लोग प्रैक्टिकली करोगे ना तब ज्यादा आसान हो जाएगा ये चीजें, राइट? सिर्फ अगर थियरी देखोगे तो दोस्तों कंफ्यूजन रहेगा। जब तक उंगलियां चलेगी नहीं तब तक दिमाग की वो वायरिंग नहीं होगी, राइट? या समीर भाई, यू हैव रेज्ड योर हैंड? यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। क्या गुड इवनिंग समीर भाई, कहिए। सर अभी जैसे मतलब दो चीजें हैं कि अभी ये सस्ता लग रहा है डाटा देख के, राइट। फिर मन ये भी करता है कि पीयूष सर ने निकाल के दिया कि 185 के नियर बाय बाय करो, सही बात है। अभी शुरू कर दें। और दूसरी चीज कि क्रूड का अगर हम पेंट वाले और सीमेंट वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया है अभी तक, हाँ हाँ, तो क्रूड के दोबारा ऊपर जाने के चांस भी है कि तब हम पैसा रखें, कैश रेडी रखें सीमेंट और पेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, एशियन Right. पेंट और अल्ट्राटेक के लिए। ओके, देखो सीमेंट और वो सब जो कंपनियां हैं वो ऑलरेडी टूटी हुई तो है ही एडवांस में, क्योंकि क्रूड ऑलरेडी अभी भी ज्यादा ही है। ये टूटा है अभी, पर ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। हम ये नहीं कह सकते क्रूड बहुत टूटा है अभी, राइट? जो तेजी थी, जो जबरदस्त हर रोज नए हाई लगाता जा रहा था, वहां से उसकी ब्रेक लगी है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, राइट? पर ये हाई क्रूड के समय पे आपकी सीमेंट कंपनियों के प्रॉफिट सब नीचे है, उनके भाव सब टूटे हुए, तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है समीर भाई। ऐसे समय पे डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना ही चाहिए। क्रूड ऊपर है, उनके भाव नीचे है। क्रूड नीचे जाएगा, अल्ट्राटेक का भाव ऊपर चला जाएगा, बराबर ना? वो तो हुआ है सर, मतलब या। क्रूड नीचे गया तो अल्ट्राटेक एशियन पेंट ऊपर चले गए। पर वो मैं ये ऊपर कहता मतलब कि अपनी कितने गए? ये अल्ट्राटेक की रेंज अभी नहीं आई है बाइंग रेंज, तो हम एक 6 महीने साल भी वेट कर सकते हैं। ओके, देखो मैं यहाँ पे पहले अल्ट्राटेक यहाँ पे नहीं रखता हूँ, पहले मैं बीएल का मैंने चार्ट पहले ओपन किया, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे 185 क्यों बताया, बता सकते हो आप लोग? क्यों कहा मैंने 185 पे बाय करना चाहिए? हाँ, पुराना हाई 2017 का सपोर्ट बनेगा। बराबर है, बिल्कुल सही बात है आपकी कि देखो ये अभी ब्रेकआउट दे चुका है कुछ महीनों पहले। ब्रेकआउट के बाद ये रैली मोड में है। क्या ये रिकवरी मोड में है? ये रैली मोड में है, राइट? अब ये जब रैली निकली तो ये जाएगी किधर तक? एक्सटेंशन ड्रॉ करना है यहाँ पे, बराबर कि नहीं? तो ये देखो, हमने जब बीईएल बरसों पहले यहाँ पे लिया हुआ था फॉल में, इसी प्रकार का देखो ये फॉल था, राइट? ये समय पे वही आपकी स्टाइल थी। हमने इनके टारगेट देखे और जो हमारा जो टारगेट था वो कब अचीव हुआ? जस्ट फ्यू मंथ्स बैक इधर। तो यस, मैंने आज के रिजल्ट में भी लिखा है कि यस वी बुक्ड सम प्रॉफिट दिस टाइम। तो ये टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग बनता है, हमने किया और खुशी होती है। चलो अपन ने लिए हुए, अपन ने पिछले कोरोना में भी लिए, पूरी रेंज देखो परफेक्ट 50, 120 मेमा, ये एग्जैक्ट 61% है। सर अगर कहां आप से कहां तक ड्रॉ लिए, किया? क्या सर? सर कहां से कहां तक ड्रॉ? हाई टू लो। सर हाई तो दिख रहा है, लो मतलब आपने ये वाला स्विंग लो लिया, दिस हाई टू दिस लो। एक्सटेंशन तो ऐसे ही होता है ना, करेक्शन मोड देखते हैं अपन। जहां से ऊपर गया था। हाँ, ओके, देखो ऐसा हाल था, रैली हुआ, फिर जबरदस्त फॉल आया, फिर ये कुछ समय अपने रेंज में चल रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे? जैसे ये ब्रेकआउट देगा, इसने इधर ब्रेकआउट दिया, तो आपका सबसे पहला काम क्या बनता है समीर भाई? इधर टारगेट कैसे ढूंढोगे ब्रेकआउट का? यही रिट्रेस फिब ड्रॉ एक्सटेंशन, रिट्रेसमेंट ये है नीचे वाला, जी जी, पर एक्सटेंशन आप टारगेट ढूंढते हो, राइट? तो उस समय का टारगेट आपका क्या बनता था? दिस वन 240, जी सर, राइट? तो उसको आने में कितना समय लगा? यहां से ब्रेकआउट दिया 2014 में और टारगेट आए 2021 में, तो 14 to 21 अराउंड 6-7 ईयर्स लगे आपके वही शेयर को 240 पे आने में। जितना लंबा करेक्शन
देखो यहाँ पे हमें गिन लेना चाहिए करेक्शन कितना लंबा था, फ्रॉम हियर टू हियर 89 मंथ, मतलब कितना हुआ अंदाजे से समीर भाई? 89 डिवाइड बाय 12, 7 साल हुए, 7 साल से ज्यादा ही होगा तो करीबन 7 साल में टारगेट आ गया। जी। सिंपल है, पर जितने लंबे करेक्शन उतना ज्यादा समय लेगा वो टारगेट में, राइट। अब इस बार चलो मैं यहाँ 240 की लाइन अभी मिटा देता हूँ कुछ देर, क्योंकि इसकी तो कहानी खत्म, बात खत्म। अभी तो ये नया टारगेट आया, इसने नया ब्रेकआउट दिया, मुझे सेम चीज करनी है। मैं यहाँ पे किधर ड्रॉ करूंगा? सेम लाइन वहां से वहां तक, यहाँ, राइट। चलो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूं। लेट मी चेक मैंने कौन सा टारगेट दिया हुआ है। ये टारगेट 365 पहले से लिखा हुआ है। ये किस बेस पे लिखा हुआ है समीर भाई? अभी जो आपने ड्रॉ किया सर, एकदम सिंपल अपने प्लानिंग हो जाते हैं इन सब चीजों से, राइट। आपके जब भी आप पहले से प्लान करोगे कोई भी चीज को तो वो आसान रहेगा, राइट। बाइंग में भी हम हमेशा तैयार रहेंगे। देखो सब अच्छा है, इसके नतीजे अच्छे हैं, पर हम हमेशा लोअर लेवल के लिए प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद क्या आता है? रैली तो आती है, पर रैली के मध्यम में क्या आता है? किसी को याद है? ट्रेडर रिमोर्स। अरे कौन बोले ट्रेडर रिमोर्स? कौन बोले? अनुरस। अरे ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। तो ट्रेडर रिमोर्स की उम्मीद रखने की, कभी भी आंख बंद करके नहीं दौड़ने का कि नहीं अभी तो ये 350 तक रुकने ही वाला नहीं है। हर शेयर चलता है, हर शेयर गिरता है। अब जब भी ये ट्रेडर रिमोर्स आएगा, मैंने तो 185 लिखा है, राइट, पर क्या अपन 185 की वेट करेंगे? नो, करेक्शन मोड में ऐड करता रहना चाहिए। जस्ट डू SIP। जो लोग हर महीना कमा रहे, यू शुड एक्यूमुलेट ड्यूरिंग करेक्शन, राइट। अब मैं यहां से आपके अल्ट्राटेक पे आता हूं, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे। दिस इज अल्ट्राटेक। ओके, देखो अभी ये मेरे को पता नहीं था, पूछने वाले थे, लेकिन चार्ट तो दोहरा हुआ है एडवांस में। सी 2012 ब्रेकआउट, गिरते गिरते चलते चलते अभी गाड़ी इसकी यहां तक पहुंची है। कंप्लीट 50 मेमा से बाइंग आया है समीर भाई, यहाँ पे योर 50 मेमा, राइट। ये रेंज बढ़िया ही है बाइंग की। यहां से मेरे को उम्मीद कितनी है? देखो यहां मैंने एडवांस में लिखा हुआ है, तो मेरा प्लानिंग सिंपल बनता है। 50 मेमा जब ये आया होगा तब क्रूड लाइफ टाइम हाई होगा, तो क्रूड ऊपर, अल्ट्राटेक नीचे, दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ऐड किए, अभी भी ये टूटा हुआ ही है, तो आपको परफेक्ट लेवल की किसी को वेट करनी नहीं चाहिए। All those people who are still making money every month from their job, from their profession, should add consistently during whole correction. ये करेक्शन में आप जो इकट्ठा करोगे वो कब काम लगेगा? ड्यूरिंग दिस रैली। एक बार फिर ये रैली करने लगे, साइडवे हो जाओ समीर भाई, देखो ही नहीं शेयर को, एक ही जगह पे अपने को इसका प्रॉफिट बुक करना है। किधर? ओनली एंड ओनली एट 11,000, राइट। सो प्लान दिस वे। पर खाली इतना नहीं, ये खाली टेक्निकल से, इसके साथ फेयर वैल्यू भी बना देने की, ताकि हमें कंप्लीट ट्रैक पे रहे सारी चीजें। ऑलराइट सर? जी सर। या सो मैंने और एक हैंड रेस भी देखा था विशाल भाई का। या विशाल भाई कहिए। अभी क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो उसमें EPS 4.5 से 1.5 हुआ, तो वो क्वार्टर रिजल्ट तो कम हुआ होगा ना, तो उसमें कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे उसको? ट्रेल EPS कह रहे हो आप? हाँ, BEL में। हाँ सही बात है आपका। Q4 तो हम एक्सपेक्ट करेंगे Q4 जितना सेल्स और प्रॉफिट आए, लेकिन अभी तो इतना नहीं आया, तो उसको हम अच्छा रिजल्ट करेंगे या फिर अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि लो बेस से उसका ज्यादा है। ट्रेल EPS हम देखते हैं, उससे पहले ये डेटा भी काम का हुआ कि Q1 में धंधा भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा, राइट। अब जनरली आप जब भी डिफेंस की कंपनी, कंस्ट्रक्शन की कंपनी, जिनको ऑर्डर बुक्स मिल रही होती है, ऐसी कंपनियों के Q4 में हमेशा धंधे बहुत ज्यादा होंगे। क्यों ऐसा? पता नहीं। कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो, डिफेंस की कंपनी हो, ये Q4 इनका अच्छा था ऐसा नहीं है, राइट। पर Q4 में इनके ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं, आपके टारगेट भी खत्म करने होते हैं,
जितना बजट में एलोकेट किया हुआ है कि इस साल इतना खर्चा करेंगे, तो वो भी इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। ईयर एंडिंग से पहले कंस्ट्रक्शन की कंपनी और ऐसी कंपनियों को ये फायदा होता है। पर उसे हम ये नहीं मानेंगे कि Q3 Q4 से अच्छा है। फर्ज कीजिए पिछले साल के Q4 में विशाल भाई 6 का ईपीएस था और इस बार 5 का है, तो आप इसे अच्छा कहोगे? 6 का और ओके, हाँ अच्छा बोलेंगे अभी। नहीं, पिछले साल के Q4 में 6 का ईपीएस ओके, और इस साल Q4 में 5 का ईपीएस। नहीं उसको अच्छा नहीं बोलेंगे। क्योंकि आपको पता है, आप पहले से उम्मीद करके बैठते हो कि Q4 में तो इनको ऑर्डर लगने ही वाला है, पर वो ऑर्डर पिछले साल जैसे नहीं हुए तो मजा नहीं आएगी अपने को, राइट? सो कभी भी ऐसे क्वार्टर टू क्वार्टर मत देखो, Q2 Q3 Q4 बढ़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। रियल एस्टेट कंपनियों में आपको लगता है रेनी सीजन में बहुत ज्यादा माल बिकता होगा? नहीं, उनका कम रहता है। तो अगर आप Q2 कंपेयर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें क्या कंपेयर करना चाहिए? ईयर ऑन ईयर, पिछले साल का क्वार्टर। पिछले साल के बरसात में आपको पता है गोदरेज प्रॉपर्टी ने कितना माल बेचा था, ये बार भी बरसात है, तो बरसात से बरसात कंपेयर करेंगे ना, राइट? इस प्रकार से चलने का। ओके, थैंक यू। Yeah. So now let me check. Okay, we have addressed all the hand raised. So अब ये BEL खत्म, और एक कंपनी का रिजल्ट आया था दोस्तों, LTTS। सॉरी, ये TCS है। ओके, मैं TCS अभी बंद कर देता हूं। Here is LTTS। LTTS टेक्नोलॉजी की कंपनी, ऑटोमेशन पे काम करती है, आपकी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पे काम करती है। सो इट्स अ वंडरफुल कंपनी एंड वी हैव बीन रिकमेंडिंग सिंस आईपीओ। पर क्यों? क्योंकि जब इसका आईपीओ आया, हमने डेटा उनका देखा, दिस वाज अ ग्रोइंग कंपनी, दिस वाज अ डेट फ्री कंपनी, दे वर हैविंग वेरी गुड मार्जिन। फिर क्यों ना ले? अब ये 3,000 का करोड़ का धंधा, एक छोटी कंपनी है, बट स्टिल दे वर लीडर इन देयर ओन सेगमेंट। तो ऐसी कंपनियों के बड़े होने के चांसेस होते हैं, राइट? तो ये आईपीओ से पहले का ग्रोथ, डेट फ्री कंपनी जब आपको मिले, डेफिनेटली यू शुड लुक ऑन सच कंपनीज। यहां पे देखो, आईपीओ के बाद 3,500 करोड़ का टर्नओवर, 6,500 करोड़, ग्रोथ कितना मिला है 5 साल का? 14%। ये अच्छा ग्रोथ है, एवरेज ग्रोथ है, बुरा ग्रोथ है? कौन बताएंगे? एनीबॉडी? यस प्लीज। यस, इट्स अ गुड ग्रोथ। अच्छा ग्रोथ। विशाल भाई, समीर भाई, देखो मैं वापस एक चीज कहता हूं, बढ़िया ग्रोथ है। ये सोचने का कि अलग अलग कंपनी से आपकी उम्मीदें अलग होगी, राइट? मैं TCS, HDFC बैंक, वो सब मैच्योर कंपनीज है, मैच्योर सेक्टर है, वहां पे मैं 15% की उम्मीद रखूंगा। पर जब डीमार्ट की बात आए, जब जुबिलेंट फूड की बात आए, जब इंटरनेट रिलेटेड कंपनी की बात आए, दोज आर इमर्जिंग सेक्टर। इमर्जिंग सेक्टर में एक बुरी बात होती है कि अभी वो बहुत कमा नहीं रहे होते, राइट? पर उनकी अच्छी बात क्या है? ग्रोथ। तो मैं ग्रोथ कितना उम्मीद करूंगा पता है? इमर्जिंग सेक्टर की कोई भी कंपनी से 20% तो कम से कम चाहिए यार, कम से कम, राइट? देखो, हम इमर्जिंग सेक्टर में निवेश कर रहे हैं जिसका भविष्य अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कल कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो वी आर टेकिंग रिस्क। आज हमको बड़े डिविडेंड नहीं मिलने वाले, तो यार तुमको ग्रोथ तो करना ही पड़ेगा ना, 20% तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो 14% का ग्रोथ है, ये अच्छा नहीं है। दूसरी जगह पे ये ग्रोथ मुझे अच्छा लगेगा, बट नॉट इन दिस IT enabled sector. Here I will assume the companies will be giving 20 to 25% growth. देखो LTI ने कितना ग्रोथ दिया? 25%, 33% का ग्रोथ दिया इनफैक्ट। फिर LTTS ने क्यों 14% का ग्रोथ दिया? जिसने रिजल्ट स्टडी किया होगा उनको 100% ये बात पता होगी। स्टिल लेट मी आस्क टू एवरीवन, कोई मुझे बता सकता है क्यों इसने मुझे डीमोटिवेट किया? व्हाई द ग्रोथ वर नॉट एज वी हैव एज्यूम्ड? या एनीवन? क्यों LTTS के ग्रोथ धमाकेदार नहीं आए? 14% अच्छे ग्रोथ है, पर ये धमाकेदार नहीं है यार। ओके, जवाब नहीं मिल रहा है मेरे को, मतलब PDF पढ़ा नहीं है रिजल्ट का। ओके, देखो समीर भाई कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट किया है? नहीं सर, पढ़ने वाला था, पढ़ा नहीं है अभी।
कोई बात नहीं, शांति से देखो, बहुत प्रेशर नहीं लेने का, जॉब के साथ शांति से अपने को टाइम इन्वेस्ट करना है। देखो मैंने यहाँ लिखा है, शायद आपको उससे थोड़ी आइडिया आ जाए। मैंने सेगमेंट किधर लिखे हैं इसके, हाँ देखो इधर लिखे, एलटीटीएस का मेजर धंधा किधर है। अगर उसको टर्नओवर मिलता है, जैसे इस बार इसने Q1 में टर्नओवर किया है 1900 करोड़, उसको सबसे बड़ा टर्नओवर किधर से आता है? यस प्लीज, अभी आपको दिख रहा है, सॉरी शेयर, सबसे बढ़िया ग्रोथ किधर से आता है एलटीटीएस का? ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन। हमें समझना चाहिए कि ये कंपनी का जो बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन में भी बढ़ा है, मतलब ये ऑटोमेटेड, आपने सुना ही होगा कि ड्राइवरलेस गाड़ियों का डिमांड बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड वाइड, राइट? टेस्ला प्रोवाइड करती है, पर बाकी जो कंपटीटर कंपनीज है वो इतना ऐसा रिसर्च खुद नहीं कर पाते, उनको हेल्प करती है अपनी एलटीटीएस। तो एलटीटीएस जो ऑटो सेगमेंट से डील करती है, राइट? अब ऑटो खुद 5 साल से मंदी में पड़ा हुआ है, 2017 से ऑटो की कंपनियों के टर्नओवर बढ़ नहीं रहे, उसकी इफेक्ट इनको भी आती है। अब जब हमने पैसा लगाया था एलटीटीएस में ड्यूरिंग आईपीओ, उस समय तो इनका 50% यहीं से आता था, पर देखो ये लोग भी समझदार है, इन्होंने क्या किया पिछले 4-5 सालों में, अब आपको दिख रहा है डाइवर्सिफिकेशन यार, और कहां कहां ये लोग धंधा कर रहे हैं। या प्लीज, दूसरा बड़ा धंधा किधर से आ रहा है? टेलीकॉम में। या अभी 5G आने वाला है, 5G तो टेलीकॉम हाँ में जरूर आने वाला है। या तो टेलीकॉम में और इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, टेलीकॉम कंपनियां स्पेंडिंग बढ़ाएगी, आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हिट हो रहे, वहां पे स्पेंडिंग बढ़ेंगे, राइट? दूसरा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इनको 19% टर्नओवर दे रहा है, प्लांट इंजीनियरिंग 16%, राइट? तो ये लोग डाइवर्सिफाई हो गए, जो इनको फिर भी ग्रोथ दे रहा है। अगर दोस्तों ये खाली और खाली ट्रांसपोर्ट में होते तो इनका ग्रोथ 14% भी पिछले इतने सालों में नहीं होता। इस साल हमने वापस से अच्छी रिकवरी देखी है। देखो अभी ये रिजल्ट में ट्रांसपोर्ट ने कितना ग्रोथ किया है, अगेन 31%, राइट? तो आपने देखा होगा बहुत से एनालिस्ट आके कहेंगे एलटीटीएस को ट्रांसपोर्ट सेगमेंट से बहुत बढ़िया टर्नओवर मिला, अब अच्छा करेगा। वो कहां से देखते हैं? वो इधर से ही देख के बोलते हैं, राइट? 31% का ग्रोथ मतलब अच्छा ग्रोथ है ये मंदी में भी। और हमने देखा अभी आपके ऑटो सेक्टर ने देखो लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। क्यों? ग्रोथ वापस अच्छा आता जा रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है। हम ये नहीं कह सकते बहुत बढ़िया है, बट यस ऑटो इज इंप्रूविंग, ऑलराइट? तो यहां पे एलटीटीएस का ये ग्रोथ 14% का, करंट रिजल्ट थोड़े डर लग रहे थे। मैं आपको पहले से बता दूं कि आईटी की कंपनियों में डर था, क्योंकि इनका मेजर टर्नओवर डेवलप कंट्री से आता है, और डेवलप कंट्रीज आर हाईली अफेक्टेड विद द इन्फ्लेशन अलोंग विथ योर वर्ल्ड रिलेटेड ट्रेड डिसरप्शन। तो इनके धंधे अफेक्ट होने थे। लेकिन मुझे बताओ एलटीटीएस के बिजनेस अफेक्ट हुए क्या? यस, आर द सेल्स ऑफ एलटीटीएस अफेक्टेड? व्हाट यू विल से? नो, नॉट अफेक्टेड, नॉट एट ऑल यार। क्यों ऐसा? बढ़िया, मतलब ये देखो इन्होंने एक मुश्किल समय निकाल दिया कि जहां पे ये देखा जा रहा था कि इनके धंधे घटेंगे, बिल्कुल नहीं घटे, 23% ग्रोथ। दूसरी एक नेगेटिव चीज चल रही है आईटी की कंपनीज में, अट्राइएशन, राइट? लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, हाई सैलरीज। तो ये एक कंपनियों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे इनका एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कॉस्ट बढ़ रहा है। पर ये भी यहां पे देखा नहीं गया। देखने दो मेरे को मेजर कॉस्ट किधर है, ये रहा। सी 69% खर्चा एलटीटीएस का किधर से होता है? एम्प्लॉय, ये इनका सबसे बड़ा खर्चा है। पर ये कितने परसेंटेज से बढ़ा? 22। ये ज्यादा बढ़ना चाहिए था, राइट? अगर ये ज्यादा बढ़ता तो इनके प्रॉफिट गिर जाते, पर देखो इसने अपने को बचा दिया। सो एम्प्लॉय रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एलटीटीएस में, दे आर डूइंग गुड। दैट इज द रीजन देयर प्रॉफिट्स आर गुड, देयर प्रॉफिट्स हैव ग्रोन मोर देन सेल्स। सी 23% धंधा बढ़ा, पर प्रॉफिट 27% से बढ़े। मैंने क्या उम्मीद रखी है? ये साल में 20% का ग्रोथ
और सेल्स में 25% का ग्रोथ प्रॉफिट में देखूंगा। अब ये शेयर आपको पता हो तो ऑलरेडी आधा हो चुका है। एम आई राइट और रॉन्ग? देखो ये चार्ट में दिखेगा आपको, राइट? अब ये शेयर ऑलरेडी डर के मारे आधा तो हो चुका है। अब ये क्या कहेंगे हम यहाँ पे, दिस इज वैल्यू बाइंग। सी कितना यील्ड हुआ यहाँ पे, 3.5% यील्ड। इट इज गुड और बैड? गुड यील्ड, गुड। है ना? नहीं तो 3% तो मिलती नहीं है कोई अच्छी कंपनियां, 1-1.5% पे चल रही होती है ये सब तेजी में। तो ये हमें क्यों इतनी बढ़िया यील्ड पे मिल रहा है, ये सस्ता मिल रहा है? वाई? ड्यू टू दिस फॉल। अभी ये फॉल में दोस्तों अगर हम नहीं लेंगे तो मैं बताऊं आपको, मेरे को इतने सारे क्वेरीज आएगी, पीयूष भाई एलटीटीएस 7,000 चल रहा है, मैं लूं क्या? तेजी में सब लोग पीछे पड़ेंगे पर मंदी में कोई याद नहीं करता है। सी दिस इज द फॉल। हमने हर मंदी में लिया है। देखो ये समय पे ये देखा आपने, वी हैव डेफिनेटली एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग दिस फेज। तब तो हमने ये तेजी देखी, हमने फॉल देखे हैं, इसीलिए ये फॉल से हम घबराते नहीं है। और जब फॉल आता है तो हम खुश हो जाते हैं। व्हाई? क्योंकि फॉल होते हैं क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। फॉल क्यों होते हैं दोस्तों? फॉल आते हैं हमारी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। अगर फॉल आएंगे नहीं दोस्तों, आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी कैसे? क्या तेजी में ले करना है सब कुछ? अगर तेजी में लेंगे तो ये मंदी का सामना करना पड़ेगा, तेजी में लेने का ही नहीं, मंदी में ही लेते जाओ। अगर आप तेजी में लेते हो तो मंदी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर मंदी में लेंगे तो किसका सामना करेंगे? तेजी का, राइट? ये चीजें दोस्तों ट्रेडरों को समझ में नहीं आती है। वो जैसे ही गिरने लगेंगे बोले हमारे स्टॉप लॉस आ गए, स्टॉप लॉस आ गए, भागेंगे शेयर बाजार छोड़ के। ये वापस आएंगे जब शेयर 7,000 आ जाएगा, तब उनको लगेगा ओके नाउ एवरीथिंग इज गुड, वी शुड बाय एलटीटीएस। अरे क्या बाय करने का? अभी बाय किधर करने का दोस्तों? बाय ड्यूरिंग फॉल्स एंड अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज। क्या हमने ये कहा अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रिकवरीज? हरगिज नहीं। अरे क्यों नहीं करने का? अभी ये इधर से चल के इधर जाएगा, ये समय पे भी एसआईपी करो ना। ऊपर वाला जितना लंबा करेक्शन देगा, मान लो 15-20 महीने का ये करेक्शन रहा, तो 15-20 महीने में आपके एलटीटीएस की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? अभी आपके पास 20 है, ये 50 हो जाएंगे, राइट? सो ट्रीट ऑल करेक्शन एज योर बाइंग अपॉर्चुनिटीज and then go sideways once it enters into the rally mode, right? तो यस हमने वापस से एक्यूमुलेट किए। सोचो आईपीओ के लिए है, इधर ली और इधर भी हम लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। हम रैली में बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, राइट? सो दिस इज द वे फ्रेंड्स, यू शुड नीड टू चेक रिजल्ट। अब ये दो तो मैंने आपको अपडेट बता दिए। लेट अस चेक कनु रॉयस डेटा। कनु भाई रेडी हो एकदम? यस सर। ग्रेट ग्रेट। कनु भाई आपने लास्ट 2 वीक गैप लगा दिया था, कोई होमवर्क नहीं किया था पिछले 2 हफ्ते? सर टाइम नहीं मिल पा रहा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी मंदी में थोड़ा टाइम निकालने का। एक बार देखो ये मंदी निकल गई ना, फिर मैं आपको सामने से बोलूंगा शेयर बाजार देखो ही नहीं, मनी कंट्रोल मोबाइल से निकाल दो, टीवी में से शेयर बाजार की चैनल हटा दो। 2-3 साल तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मंदी में एक्टिव रहना पड़ेगा थोड़ा, राइट सर? एक्यूमुलेट कर रहे हैं सर ना? बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। तो मैं यहाँ पे खोलूं एचडीएफसी बैंक? यस सर। ग्रेट, चलो मैं ओपन करता हूँ एचडीएफसी बैंक। और चलो पास्ट तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस हाईली एकदम बढ़िया पास्ट, इनका पास्ट एकदम जबरदस्त है। कभी भी हमने धंधे में गिरावट नहीं देखी, कभी भी कंपनी ने लॉस नहीं किया। इसीलिए तो आने वाले दशकों तक हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट की उम्मीद करेंगे। अभी फिलहाल करंट ट्रेंड हम लोग देखते हैं। वेयर इज द करंट ट्रेंड? ओके राइट। क्या ट्रेंड कैसा है ये? 60%, 60%, 8%? कनु भाई ट्रेंड सर थोड़ा म्यूटेड था सर। म्यूटेड था। देखो ये ताली होनी चाहिए कनु भाई के लिए यार, ग्रेट। अगेन कह रहा हूं यस, किससे क्या उम्मीद रखनी है वो हमें पता रहना चाहिए, राइट?
Yes. क्रेडिट ग्रोथ बिल्कुल नहीं था, राइट, जिसकी बात हम बहुत समय से करते जा रहे थे, दैट क्रेडिट ग्रोथ वाज म्यूटेड। पर अभी आरबीआई की मीटिंग में हमने बात बताई थी कि यस क्रेडिट ग्रोथ लौट के आ चुका है, तो डबल डिजिट में हम लोग ग्रोथ देखेंगे। क्या आपने ग्रोथ देखा इस बार? Yes, sir. या देखो ये 8% से अच्छा है, 13% बुरा नहीं Yes, है। sir. कम से कम आप डबल डिजिट ग्रोथ में वापस आ चुके हो, राइट सर? Sir, last quarter क्या सर? जो 22 का था उसमें 6% का था सर ग्रोथ, उस ओके, डबल है। राइट, उसके हिसाब से डबल है, बिल्कुल सही बात है। तो हम ये मान के चलेंगे कि सेल्स ग्रोथ इनका वापस आ चुका है, हम ये साल अच्छी उम्मीद करेंगे, बराबर है? Right. अब दूसरी बात पे आते हैं, प्रॉफिट के क्या हाल है? ये प्रॉफिट डाउन क्यों आ गया 20% का 19% ग्रोथ? अगर सर, सेल्स ग्रोथ 13 है सर तो प्रॉफिट प्रॉफिट 20% उसका होना actually चाहिए। 21% से बढ़ा हुआ है सर, मेरे शीट में उसका प्रॉफिट 21% से बढ़ा है ये क्वार्टर। तो ये आपकी शीट है ना? नहीं, ये कनुराई जी की है, मैं अमोल बात कर रहा हूँ सर। अरे अमोल बोल रहे हो, ओके, तो मैंने राइट, तो अपने पर्सनल पीसी पे बनाया है, यहाँ पे नहीं। कोई बात नहीं, चलो हम दोनों देख लेते हैं। हाँ 21% दिखा रहा है वो। या कोई बात नहीं, हम दोनों डेटा देख लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। पर कनू रॉय ने भी, आपने भी अपडेट किया, कनू भाई ने भी अपडेट किया, दोनों ने अपडेट किया HDFC, हाँ सर। राइट, ओके। तो यहाँ पे आपका 21% आ रहा है, हाँ 21% आ रहा है। राइट। देखो अभी तक मैंने रिजल्ट देखा नहीं है तो मुझे पक्का नहीं पता है क्या होगा, लेकिन हम ये डेटा टैली करते हैं। ये कब के डेटा है कनू भाई? दिस वन ये सर पुराना डेटा, पुराना है, तो अभी नया किधर है Q1 का? Q1 वाला डेटा अभी नहीं डाला सर। अच्छा, डेटा डाला नहीं है आपने, ओके। तो आपने बोला डेटा डाला है Q1 का? ट्रेंड वाला डाले सर, किसमें? वो ट्रेंड वाला डाले, करंट ट्रेंड। तो ये ट्रेंड आपकी बराबर है, यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो इतना मैं अभी देख लेता हूँ, 13% और अभी मैं 19% मान के चल रहा हूँ, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग में हमें क्या दूसरा एक चीज देखना चाहिए कनू भाई, अमोल, एनीवन? तो बैंकिंग में अपने को एक तो उसका लोन डिस्ट्रीब्यूशन और उसका एनपीए क्या है वो देखना चाहिए। सबसे बड़ा एनपीए, राइट। हमें देखना चाहिए कि इनके ग्रॉस एनपीए बढ़े हैं कि घटे हैं, राइट। तो आपने एनपीए के डेटा डाले हुए हैं अमोल भाई? तो सर एनपीए के क्वार्टरली कहाँ से मिलते हैं मुझे पता नहीं, एक्चुअली मैं एनुअल लेता हूँ उसके बैलेंस शीट से, लेकिन क्वार्टरली नहीं, वहां से वो नहीं लेने का। आपने क्या ये क्वार्टरली डेटा डाले हुए हैं हाँ एनपीए सर, के मैंने अलावा? अपने शीट में क्वार्टरली डेटा डाले हुए हैं पूरे। मैं 1 मिनट आ जाता हूँ कनू भाई, मैं जरा अमोल Okay, भाई के डेटा से टैली कर लूं। मेरा सर Just- अपना अलग जगह पे बनाया हुआ है सर, मेरा उस शीट में नहीं है, मैंने अच्छा अपने इधर नहीं है, चलो शेयर कर कोई दूं बात सर, मैं नहीं। अपना शेयर कर दूं क्या आपको? नहीं, कोई बात नहीं, इधर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि आपने भी एनपीए डेटा नहीं डाला है, बराबर ना? हाँ ये एनपीए मुझे मिला नहीं सर, ये हाँ मैं क्वार्टर बता का। देता हूँ आपको। हाँ चलो HDFC बैंक किधर देखूं, जाऊं किधर, बोलो बताओ मेरे को आप लोग, ना किधर सर, जाना? कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, ओके। अभी क्या करूं? रिजल्ट्स में सर, उसमें ग्रेट। स्टैंड अलोन। दक्षय भाई बोले स्टैंड अलोन। यस सर, एनपीए के ताली होनी चाहिए दक्षय भाई के लिए, क्या बात है दक्षय भाई, वंडरफुल। किधर से देखने का अमोल भाई, क्या बोले दक्षय भाई? स्टैंड अलोन से एक्चुअली। हाँ मैं कंसोलिडेटेड ढूंढ रहा था। यही, ये छोटी छोटी गलतियां है, पर देखो बहुत मेहनत किया था इसके लिए, याद रह गया है। हाँ बहुत अच्छा दक्षय भाई। देखो ये 2-3 ये छोटी छोटी गलतियां है, पर इन्हीं से पता चलेगा। कंसोलिडेटेड डेटा देखना ही चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेटेड में इनके सब बिजनेस आ जाएंगे। लेकिन जब आप एनपीए की बात करते हो तो एनपीए सब बिजनेस है कि बैंक बिजनेस है? ये बैंक बिजनेस है सर। हाँ, तो मैं देखो इनका ओवरऑल टर्नओवर किधर देखूंगा? कंसोलिडेटेड में, राइट। हाँ। इधर ही देखेंगे अपन। हाँ सर। तो ये डेटा आपने लिए होंगे, हाँ। और इससे आपको कुछ आइडिया आई होगी, राइट। हाँ पर सर। अब मेरे को स्टैंड अलोन देखने हैं, क्योंकि मुझे एनपीए देखने हैं। तो मैं अब स्क्रॉल कर रहा हूं, एंड हियर इट इज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर जून, राइट। हाँ। ग्रॉस एनपीए किधर है? इधर है। हाँ, नीचे देखो है। ये ग्रॉस एनपीए की फिगर है, फिगर में मत पढ़ो, ओके। परसेंटेज में देखो, वो देखना आसान होता है, हाँ सर। राइट। तो ये है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए, हाँ। राइट।
हाँ सर। पिछले साल जब हमने क्लोजिंग किया, मतलब ये साल का जब क्लोजिंग किया मार्च महीने में, तब एनपीए कितना था दिख रहा है आपको? हियर इट इज। हाँ सर, कितना था? 1.17। 1.17% एनपीए थे हाँ मार्च महीने में, बराबर है? हाँ सर। अब मार्च महीने में अगर 1.17 एनपीए थे, अभी हम लोग क्वार्टर 1 में एंटर हुए हैं, क्वार्टर 1 में एनपीए कितने हैं? 1.28। मतलब बड़े हैं कि घटे हैं? थोड़ा सा बड़े है, 1.3 अप्रोक्सीमेट पकड़ सकते हैं उसको। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है हाँ सर। अमोल भाई। हाँ देखो, हमको रिजल्ट टैली करने चाहिए क्वार्टर टू क्वार्टर, राइट? हाँ पिछला जून, ये जून, हाँ ऐसे करना चाहिए रिजल्ट टैली। हाँ सर। लेकिन जब आप एनपीए देखोगे, हाँ तो एनपीए पिछले साल से टैली नहीं करेंगे। ओके हमको कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट चाहिए एसेट में, ओके। क्वार्टर दर क्वार्टर। आपको पता कब चलेगा कि कुछ बिगड़ रही है गाड़ी? जब क्वार्टर टू क्वार्टर कुछ गड़बड़ चलेगी। एनपीए बढ़ेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, मतलब एनपीए लोन बढ़ी है इनकी, हाँ राइट? तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव चीज एचडीएफसी बैंक की इस बार की है, राइट? ओके। बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्त एनपीए बढ़ गई तबाही, ऐसा बिल्कुल नहीं, हाँ सर। पर थोड़ी सी बड़ी है और ये इन्फ्लेशन की इफेक्ट है, राइट? अब ये बड़ी है तो हमको थोड़ा अभी वेट करना पड़ेगा। देखो, डिमांड में कमी नहीं लग रही है, डिमांड तो वापस आती हुई दिख रही है यहाँ पे। हाँ सर। अगर हम बैंकिंग भी देखें तो आपका टोटल इनकम हम बैंकिंग में देखेंगे 37,000 लाख में है ना, राइट? 37,000 करोड़ का टर्नओवर 41,000 करोड़ हुआ है, जो ग्रोथ है, अच्छा ग्रोथ है, डबल डिजिट ग्रोथ है, हाँ सर। राइट? प्रॉफिट भी हमारे 7,500 करोड़ के सामने 9,000 करोड़ पहुंचे हैं। पहुंचे, हाँ सर। कंसोलिडेटेड अगर मैं देखूं तो इस केस में भी देखो, टर्नओवर मेरा 39,000 करोड़ के बदले 44,000 करोड़ हुआ है, हाँ सर। एवरीथिंग इज फाइन। नेट प्रॉफिट मेरा इंप्रूव हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम किधर अपने को मिली है? एनपीए में। एनपीए। तो इसको याद रखने का और इसको हाईलाइट भी रखने का। अब आप अगले क्वार्टर में आप क्या पहली चीज देखोगे एचडीएफसी बैंक की? EBITDA देखोगे, प्रॉफिट देखोगे कि एनपीए देखोगे? एनपीए। एनपीए या जिधर प्रॉब्लम है वही चेक करने का ना, राइट? सो नाउ इफ देयर इज प्रॉब्लम इन उनका क्या है सर, हाँ, जो एनुअल बैलेंस शीट है उसमें उन्होंने बीच में एक पेज दिया है कहीं पे भी, उसमें पिछले 3 साल के उन्होंने एडवांसेस दिए हुए, तो उसके हिसाब से मैं एनपीए कैलकुलेट करता था, लेकिन ये क्वार्टरली मुझे मिलता नहीं था कभी। अच्छा, नहीं वो तो बहुत मुश्किल है एडवांस इसमें से एनपीए जाना, तो है ना? पर ये कितना आसान है, हाँ स्टैंडर्ड इजीली मिल गया सर, लेने का। ये बहुत इजीली मिल गया। हाँ, राइट? तो अभी ऐसा ही करना आप। हाँ और यस। देखो, एचडीएफसी बैंक ने एक ट्रिगर किया है, अगर एचडीएफसी बैंक के एनपीए बढ़े हैं तो पीछे पीछे आईसीसी बैंक के भी नतीजे आने वाले, एक्सिस के भी नतीजे आने वाले। क्या उनके एनपीए घट के आएंगे? क्या लगता है? नहीं, बढ़ के आने आने की पॉसिबिलिटी है। तो एक रिस्क थोड़ा रहता है, राइट? अब तक धंधे में रिस्क था, क्रेडिट ग्रोथ नहीं बढ़ता था, वो बढ़िया बढ़ा है, तो बैंक्स में वो प्रॉब्लम नहीं है। पर एनपीए थोड़ा बढ़ के आया हुआ है, इसकी तैयारी पहले से रखने की, राइट? अभी कोई बोलेगा कि आईसीसी बैंक के एनपीए बढ़ के आए तो घबराने का नहीं, हम तो प्रिपेयर ही है भाई, पहले से बढ़ के ही आने वाले हैं, बराबर है? हाँ सर। सो दिस इज द वे वी कैन ट्रैक। क्वार्टरली रिजल्ट में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज कहाँ पे मिलेगी सर? वो इसमें नहीं होता है, बैंकिंग में वो सब नहीं देखने का, ओके, राइट? वो आपकी नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस बेस्ड कंपनी में, पर बैंकिंग में आपको एनपीए का डेटा ले लो, काम हो गया आपका। ओके, राइट? दो चीज ले लो, एक टोटल एडवांसेस आपको मिल जाए, वो एक अच्छी चीज है, राइट? क्योंकि जितनी ज्यादा एडवांसेस होगी उतने ज्यादा इंटरेस्ट इनकम आएगी, राइट? देखो, आपकी ये जो बैंक है, अगर 40,000 करोड़ की इनकी इनकम आ रही है इन्वेस्टमेंट में से, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इनको 40,000 करोड़ मिल रहा है तो अंदाजे से, ये क्वार्टरली है, राइट? इनकी एसेट कितनी होनी चाहिए? देखो, साल से पता चलेगा आपके लिए आसानी से कि अगर लाख करोड़ रुपया 1,35,000 करोड़ इनको इंटरेस्ट से आता है, तो करीबन 13-14 लाख करोड़ की तो एसेट होगी कि नहीं होगी? यस, है ना? तभी तो 10% यूं ही आप एवरेज गिनो, राउंड फिगर, तो इनको इतना ब्याज मिलता होगा, सही बात है?
अब ये देख लेने का इनके एडवांसेस में कि टोटल एडवांसेस इनकी कितनी है। अब जैसे एसबीआई को इंटरेस्ट मिलती है करीबन 1.5 लाख नहीं 2 लाख करोड़ से ज्यादा, उसका मतलब क्या हुआ, एसबीआई की एसेट ज्यादा होगी कि एचडीएफसी बैंक की ज्यादा होगी? एसबीआई की ज्यादा हो गई। या एसबीआई की ज्यादा। अगर उसको 2 लाख करोड़ ब्याज का मिलता है तो 20 लाख करोड़ की तो एसेट होगी ना। मतलब सीधी बात है, कोई भी कंपनी जो फाइनेंस की होती है, बैंकिंग की होती है, उनके लिए एडवांसेस बढ़ाना जरूरी है। साथ में वो एडवांसेस को क्वालिटी रखना जरूरी है। अगर क्वालिटी नहीं रखेंगे तो इतना ज्यादा उन्होंने एडवांसेस दिए, सब एनपीए में आएगा तो क्या होगा, फिर उनको इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, राइट। तो एनपीए बड़ी अच्छी चीज है, सीधा आपको क्वालिटी बता देगी, राइट फ्रेंड्स। सही। इनका मार्च 22 के जो एनुअल रिजल्ट थे उसमें इनके लोन डिस्ट्रीब्यूशन 13,69,000 करोड़ था अपना एचडीएफसी बैंक का। 13 लाख करोड़, तो तभी देखो 1,30,000 करोड़ का उनको इंटरेस्ट आया। 13,69,000 करोड़ था वो डेटा में। बराबर है, सही बात है आपकी, राइट। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ एचडीएफसी बैंक को। थोड़ा ये मैनेजमेंट डिस्कशन भी पढ़ लेना, बराबर ना, कि क्या कहना चाहते हैं, इन्होंने कोई कारण दिया है कि क्यों हमारे एनपीए बढ़े, क्या है, वो चीजें देख लेने की थोड़ी, बराबर है। ये आपको थोड़ी गाइडेंस देगी। मैं भी कल एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अपडेट करने वाला हूं, तो वो भी मिल जाएंगे, राइट। या सो नितिन पटेल ने हैंड रेज किया हुआ है, क्या नितिन भाई कहिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नितिन भाई। अच्छा, ये एनपीए बढ़ा वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चला, राइट। अभी नेक्स्ट क्वार्टर तक तो ऐसा ही रहेगा ना कि भाई ऐसा ही रहेगा ना। हाँ, तो वो तो एनपीए कम होगा वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद ही पता चलेगा, सही बात है आपकी। तो एचडीएफसी बैंक चलेगा तो नेक्स्ट अभी H1 रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ये बहुत ज्यादा बुरे नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़े हैं। जो बुरी कंपनियां जिनके पास्ट में हमने देखे एनपीए बढ़े थे, वो एनपीए बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते थे। ये तो नॉर्मल है। 1.17 और 1.28 मतलब कितना फर्क है, 10%। 11.11। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, राइट। बहुत मतलब ऐसा हमें बहुत ही घबराने जैसी चीज भी नहीं है ये, इट्स एवरेज। राइट। ओके, थैंक यू। ओके नितिन भाई। इस हिसाब से सर हाँ जी, कंसोलिडेशन करेगा प्राइस। हाँ रिपीट करो, क्या बताया आपने। बोल रहे सर इस हिसाब से कंसोलिडेशन होना चाहिए प्राइस का। या देखो, पहला तो धंधा कैसा आया है, धंधा बढ़िया है। धंधा बढ़िया है, जो प्रॉब्लम था, राइट। अगर धंधा नहीं बढ़ता और खाली एनपीए बढ़ते तो क्या होता, तो हमारी मौत थी, बुरी बात। तो ये कंसोलिडेशन मोड में आ जाता, राइट। अच्छा, धंधे अच्छे आ रहे हैं, एनपीए थोड़े इंप्रूव हुए, एनपीए थोड़े बिगड़े हैं, इट्स ऑल राइट। हम क्या उम्मीद करेंगे एचडीएफसी बैंक से, आपने जो चार्ट एडवांस में बनाया हुआ उसमें कोई बड़े फेरफार नहीं होंगे। देखो लास्ट वीक मैंने बताया था कि ये 1830 का टारगेट क्यों है, वो अभी मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अभी हमने आपको बुलिश एंगल्फिंग सिखाया नहीं था सर। पाइवट लिए सर बुलिश। हाँ बिल्कुल सही, ये R3 है। यस सर। राइट, ये जो बुलिश एंगल्फिंग बनी है इसका R3। तो देखो हमारा प्लानिंग क्या है, अभी भी वही है। हम पूरी 1250 से 1000 की रेंज में इसको क्या करेंगे, एक्यूमुलेट। ये हमारी एक्यूमुलेशन रेंज है, कोई डाउट नहीं। हम इधर सर मैंने भी चार्ट बनाया, थोड़ा देख लीजिए मुझे। यहाँ देख लेता हूँ, राइट। ये हमारा बाइंग रेंज है और हम उम्मीद करेंगे यहां से किधर जाना चाहिए आपका शेयर, 1836। 1830 आपका नियर टर्म टारगेट है। मतलब हम कम से कम अगले साल तक तो 1830 उम्मीद करेंगे ही, राइट। टूटते हुए समय पे एसआईपी करता रहने का, ओके। या मैं भी आपका चार्ट ओपन करता हूं, इसके नीचे डाला हुआ है आपने, वो लिंक आ रहा है, डायरेक्ट चार्ट नहीं आ रहा, वो कैसे आएगा? लिंक डाले सर नीचे। एक मिनट, किधर लिंक है लेकिन वो, ये तो सर थोड़ा सा नीचे की, थोड़ा सा ये, हाँ सर। अच्छा क्यों लिंक डालना पड़ा सर? वो चार्ट डायरेक्ट नहीं आ रहा, उसको कैसे लाएंगे? अच्छा, ओके ग्रेट, बराबर है, बिल्कुल सही किया है आपने। नियर टर्म टारगेट 1830,
और ये आपका बाइंग जोन है, राइट? यस कंप्लीट, ग्रेट, परफेक्ट किया हुआ है। और ये आपने फिबोनाची लेवल डाले हुए, यस राइट? सर। लेकिन इसकी उम्मीद कम रखेंगे हम अभी, बराबर ना? सर डायरेक्ट से वो चार्ट को लाएंगे सर। हाँ, देखो क्या करने का, जैसे ये चार्ट है, अभी आप लैपटॉप पे बैठे हो? यस सर। हाँ, तो अपना स्टार बटन दबाओ, स्टार बटन, स्टार्ट वाला बटन दबाया? पावर बटन सर। नहीं, पावर नहीं, एक साइड विंडो वाला बटन होता है, एक साइड स्टार्ट वाला बटन होता है ना। विंडो वाला होगा। विंडो वाला बटन दबाओ, ओके। विंडो, हाँ सर। वहां पे SNIP लिखो, SNIP, राइट? यस। एक मिनट, मैं यहां पे भी बताता हूं, जस्ट अ मिनट। ये गया मैं, और यहाँ पे SNIP लिखा, दिख रहा है आपको? एक मिनट सर। SNIP, तो ये स्निपिंग टूल आया, ये स्निपिंग टूल पे क्लिक हाँ, करने का, देखो अभी ये मेरे को, मैं ये न्यू बटन पे दबा के इसको पूरा कट करके सिलेक्ट कर दूंगा। ये कट किया, ये कॉपी हो गया, और अभी मेरे को जिधर डालना है उधर मैं डाल दूंगा इसको। यहाँ पे आपके वहीं पे मैं नीचे डाल देता हूँ, आ गया? पे छोड़ देना है। हाँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, कंट्रोल C मतलब कॉपी किया, यहाँ पे हमने कंट्रोल V कर दिया। इसको थोड़ा छोटा कर देते ताकि थोड़ी विजिबिलिटी रहे। डन, हो गया, बराबर है? ओके सर। ट्राई करना थोड़ा, है ना? मैं भी पहले ये स्निपिंग टूल इस्तेमाल नहीं करता था, पता नहीं था। मैं वो दूसरा प्रिंट स्क्रीन करता था जो थोड़ा मुश्किल है, पर मेरे को भी चिंतन भाई ने बताया ये स्निपिंग टूल यूज करो, और देखो ये सिंपल है, मतलब अच्छा टूल है ये वाला। तो मैं भी पहले उसमें से कैमरा यूज करता था, अभी जब से आपने बताया तभी से मैं स्निपिंग टूल ही यूज कर रहा हूँ। हाँ, ये कैमरा वाला भी लेकिन अच्छा है ना, ये भी अच्छा है। हाँ, ये उसमें करता सर था लिंक मैं। मिलता है सर। हाँ, अच्छा, लिंक मिलता है, ओके ओके। नहीं सर, उसमें नीचे सेव इमेज आता है। हाँ, सेव सेव इमेज आता है, लेकिन इनपुट कैसे करें सर? उसको राइट क्लिक करके सेव इमेज एज बोलना है सर, उसी वो जब इमेज आ जाएगा ना तो उस पे ओके ओके, वो सेव इमेज आता है देखो ये नीचे। रहा ना सेव इमेज, हाँ दिखा कनु भाई? हाँ। ये रहा। इसको सर सीट पे कैसे इनपुट करें? हाँ, उसको क्लिक करने के बाद अपने को एक चार्ट दिखेगा, तो उस चार्ट पे राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, हाँ इस पे भी राइट क्लिक करना है और सेव इमेज एज बोलना है। हाँ बस बस ये वो सेव इमेज करके इसको मैं कहीं भी डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा। सेव करना है। हाँ, ये बहुत लेंथी प्रोसेस था सर, जब आपने हाँ, बताया तो इजी हो गया मुझे। राइट, ओके। तो HDFC बैंक का तो चलो हमने देख लिया है रिजल्ट, राइट? और भी कुछ रिजल्ट और आएंगे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी आप लोगों ने काम किए हैं, देखो ये प्रैक्टिकल करेंगे तभी पता चलेगा कि ये सब कैसे हो रहा है, राइट? यहाँ पे जो भी दूसरी कंपनियां हैं, हर एक कंपनियों के नतीजे आते जाएंगे। मेरे ख्याल से आज ही कुछ कंपनी के रिजल्ट आए, इधर से देख लेने का और प्रयास करने का, रिजल्ट को स्टडी करने का। जैसे यहाँ कॉर्पोरेट पे गया, आज किसके रिजल्ट थे? HDFC लाइफ, ICICI GI, देखो दोनों कंपनियों में अपन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान लीवर भी है। तो आप में से जो भी लोगों ने HDFC लाइफ पे काम किया है, गो एंड वॉट द रिजल्ट, राइट? मुझे उम्मीद है कि प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी होगी, क्योंकि पिछले Q1 में काफी कोविड के केस थे, तो क्लेम ही क्लेम थे। इस बार हो सकता है वो क्लेम कम हो गए होंगे, तो फिर प्रॉफिट बड़े होंगे, राइट? ये उम्मीद मैं रख रहा हूं। अभी रिजल्ट देख के अपनी उम्मीद बराबर है कि नहीं वो चेक कर लेने की, राइट? या विशाल भाई कहिए। मैंने बुलिश एंगल्फिंग के वो आरती के टारगेट बनाए थे, तो उसमें मैंने काफी जगह ऑब्जर्व किया कि कहीं पर आरती आने के पहले ही वो यानी नहीं आता है, उसके पहले ही रिवर्स हो जाता है। मैंने ये बुलिश एंगल, ये यहाँ पे चार्ट है ना, सीट हाँ, हाँ। बाजू में बुलिश एंगल्फिंग चार्ट्स, ओके, उसमें रखा है इस असाइनमेंट में, आप एक अगर मिनट। ओपन कर दो तो। ये हाँ उसमें तो
अगर टीसीएस देखे तो उसमें टाइम क्या कंसिडर, क्योंकि अभी तो बुलिस का यानी पूरा रिवर्सल हो गया अभी तो, यानी नेगेटिव फिर ट्रेंड हो रिवर्सल गया, यानी नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया ना बुलिस नहीं एंगल्फिंग तो नहीं, नेगेटिव तो ये इधर से ही हो गया था करेक्शन में, तो उसको बुलिस नहीं कंसिडर करेंगे ये क्या? करेंगे ना, ये पूरा S1 से F3 में इकट्ठा करेंगे और ये बुलिश का जो टारगेट है वो उम्मीद रखेंगे। ओके 4645 जो है उसको हम हाँ, टारगेट सवाल ही नहीं, वही अपना टारगेट है, उधर ही बुक करेंगे और ये अपना पूरा बाइंग लेवल है अभी। तो टाइमलाइन इसमें क्या कंसिडर करेंगे, कितना टाइम? हमेशा बुलिश एंगल्फिंग मंथली जो होती है वो आपको 12 महीने लगाती है टारगेट आने में, 12 महीने कंसीडर करके चलने का। ओके। और नीचे अभी इन्फो एज का और टीम लीज का वो सब था, उसमें यानी टारगेट जो हमें आरसी में लगते हैं उसी से थोड़े पहले से रिवर्स हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ये जो इन्फो एज R3 से पहले से घूम गया ऐसा है ना, हाँ थोड़ा सा ही पहले घूम गया तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी ये करेक्शन मोड में है, यहाँ से ये चलेगा तो किधर चलेगा? यानी अभी R3 आएगा, लेकिन उस केस में हाँ, प्रॉफिट बुक वहां पे नहीं कर पाएंगे ना, अगर हाँ, यहाँ पे नहीं, टारगेट तक वेट करना होगा ना, या हाँ, फिर उसके करने पहले का थोड़ा? ही, जब तक आपके टारगेट नहीं आते तब तक बुक करने का जरूर नहीं है, बराबर ना। आपके प्रॉफिट बुकिंग जनरली टारगेट से आएंगे, ये वो समय है जब पूरी वॉर की सब वॉर और इन्फ्लेशन हावी होता जा रहा था, तो ये समय पे सब कंपनियां एडवांस में घूम गई थी, यहाँ पे भी टारगेट आने से पहले नीचे आ गई, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे पास भी है, हमने यहाँ पे और ऐड की। अभी इसको बुकिंग किधर करेंगे? देखो यहां से टारगेट आता अपने पास 10 होते, अभी अपने पास 15 हो गए, टारगेट में भी मजा आएगी अभी, राइट। इसलिए मैं कहता हूं फॉल जो होते हैं वो क्यों होते हैं? ज्यादा क्वांटिटी। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ा दो फिर टारगेट आएगा और ज्यादा मजा आएगी, ओके, राइट। तो उसमें टाइमलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ना अभी बुलिश एंगल्फिंग जब भी हम स्टडी करें उसमें? ये नहीं समझा, 12 मंथ टाइमलाइन तो मतलब? केस में, यानी 12 मंथ में हम एक्सपेक्ट करेंगे टारगेट, लेकिन इस केस में और अभी टीसीएस में देखा उस केस में भी टाइम तो 12 मंथ से ज्यादा हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, कहाँ हुआ है, कितना हुआ ये गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ बराबर ना। अभी 12 महीने पूरे नहीं हुए, 12 महीने होने दो, अंदाजा रखने का 12 महीने में आपके टारगेट आते हैं, राइट। ओके। पर ऐसा नहीं होता 12 महीने मतलब कंप्लीट 12 महीने, कभी 5 महीने में आ जाएंगे। देखो ये बुलिश एंगल्फिंग का तुरंत टारगेट आ गया था, राइट। तो जल्दी आए लेट आए वो सब बहुत बड़ी बात नहीं है, अंदाजा 12 महीने का रखने का, ओके ओके राइट। ओके, ये आपका बजाज फाइनेंस है। देखो यही अपनी जो रेंज है पूरी, मेजोरिटी ऑफ द गुड स्टॉक देखो 50 मेमा पे आ गया आपका, ये 50 मेमा पे आ रहा है टीसीएस, ये बजाज फाइनेंस 50 मेमा पे प्रोसीड कर रहा था, राइट। कंप्लीट आपका सेम पैटर्न बन रहा है। और दो बुलिश एंगल्फिंग जो भी कैंडल है उसमें से हम कौन सी कंसिडर करेंगे अगर दो बन रही है तो? दो बन रही है मतलब कहाँ पे? ये बजाज फाइनेंस में देखे तो थोड़े टाइम पहले भी बनी थी, उसमें उसका अगर टारगेट नहीं आया और उसके बाद उसके पहले ही दूसरी अगर बन गई, ये ब्रेकआउट वाली है ना? देखो ब्रेकआउट वाली ये है ब्रेकआउट था और ये हाँ। असल में ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज नहीं रहा था यहाँ पे, राइट। ये पूरा वो लो क्रेडिट ग्रोथ वाला टाइम था, यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बनी, पर ये बुलिश एंगल्फिंग अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं रह सकी थी, राइट। फिर ये 3-4 महीने हुए और यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनी। तो टारगेट हम किसके कंसीडर करेंगे प्रॉफिट के लिए? इसी के गिनने के, क्योंकि ये काम की नहीं है आपके, इसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं रही थी, मतलब लाइफ टाइम आई के ऊपर क्लोज रहे तो आप इसको गिनो, ओके बराबर। ओके थैंक यू। या सो ये अलग अलग आपने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए, ऐसे ही जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज्यादा अपने को काम लगेगा, बराबर। देखो ये जैसे टिमलीज है, यहाँ पे अपन इसकी रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करेंगे, पुराना रेजिस्टेंस है ये, राइट। देखो यहाँ पे अगर बुलिश एंगल्फिंग था तो इसके टारगेट तुरंत आ गए, पर उम्मीद करने की 12 महीने, जल्दी आए इट्स ऑल राइट, लेट आए कोई बात नहीं। देखो जल्दी आए पर बाद में इसने आराम भी तो काफी किया, बराबर। यहाँ इस केस में भी ऐसा ही हुआ था, यानी टारगेट से थोड़ा ही पहले उसमें रिवर्सल आ गया और फिर से वो
करेक्शन में चला नहीं गया। नहीं नहीं, ये बुलिश एंगल्फिंग यहाँ है, इसके तो टारगेट नहीं। कंप्लीट आए हुए हैं। नहीं उसमें नहीं, ये हमने ये जो वाला? निकाला ना इसमें लास्ट बुलिश अच्छा, वाला। इसका हाँ कह रहे हो आप, राइट, हाँ ये हुआ होगा, बराबर बात है। एग्जैक्टली अभी हाँ उसमें 5675 था और उसके थोड़े ही पहले रिवर्स हो गया। ओके ओके, राइट, मेरे को देखने दो यहाँ पे टिमलीज मैंने भी शायद डाला ही होगा ये वाला। BSC, ओके, जस्ट अ मिनट है, ये सब मैं मिटा देता हूं। ओके, देखो TCMS टीम लीज में क्या थी उम्मीद, ये आपका ब्रेकआउट था। ओके, ब्रेकआउट के टारगेट, our target was 47 46 in 5 years, we reached in 3 years। ये 5 ईयर कैसे होगा? ये 1.5 टाइम्स वो करेक्शन का कंसीडर करेंगे एक्सटेंशन के। राइट, देखो ये क्या है, टीमलीज, ये कौन से चार्ट है, मैंने कौन से चार्ट किए ये? ईयरली चार्ट जो BSC में अवेलेबल होते हैं, राइट। अब ये जो कैंडल्स है ये सब वाले, ये सब तो अभी बनी है, पर हमने जब टीमलीज यहाँ पे जब इसको शुरुआत में लिया था, इसने पहले ही साल ये क्या बनाया था, दिख रहा है आपको? बुलिश। ये क्या है? ओके ये ईयरली बुलिश एंगल्फिंग है, ईयरली, राइट। ईयरली बुलिश एंगल्फिंग मतलब मैं आपके वापस यहाँ अगर चार्ट में आ जाऊं तो ये दिसंबर को यहाँ पे क्लोज हुआ और ये पूरे के पूरा मैंने इसको 12 महीने कंसीडर करके मैंने ये 12 महीने की कैंडल यहाँ पे देख ली, बुलिश एंगल्फिंग है। तो अगर मंथली बुलिश एंगल्फिंग के टारगेट हम कितने समय में उम्मीद करते हैं? 12 महीने में। अगर ईयरली बुलिश एंगल्फिंग बनती है जो यहाँ पे बनी, राइट, किधर गया ये, तो इसके हम लोग टारगेट 5 साल में उम्मीद करते हैं। हमारे टारगेट कितने थे 5 साल में? दिस वन 5700 रुपीज, 4746 सॉरी, और उस समय क्या प्राइस था? ये 1200 रुपया। तो 4 गुना हम उम्मीद कर रहे थे 5 साल में। देखो कंप्लीट 17 से 21, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल में ये एग्जैक्ट किधर आई? 47 46। परफेक्ट, टारगेट से प्रॉफिट बुकिंग आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अब यहाँ 50 में पे अपन वापस लेंगे, राइट। देखो इन्होंने एक और चीज किया है, टिमलीज ने क्या रिसेंटली किया है, मुझे कोई बता सकता है जो निफ्टी ने नहीं किया है? बेंड ऑफ द ट्रेंड। एब्सोल्युटली राइट। तो टिमलीज अगर मंथली हाई के ऊपर निकल गया है तो इसका मतलब सीधा है, अभी हमको यहां से रैली किधर तक की मिलने वाली है? ये निफ्टी मंथली हाई लगाएगा तब तक तो ये बढ़िया रैली हो चुका होगा। ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है? आउट परफॉर्म। तो ये BOT कभी नहीं छोड़ने का, जहां जहां आपको BOT दिखाई दे वी शुड ग्रैब इट, राइट। मतलब समझ लो कि अभी आपको टाइम नहीं मिलेगा एक्यूमुलेट करने का ज्यादा, अगर आपने नहीं लिए है इसको ऐड कर लेना चाहिए, राइट। ओके, या प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बराबर है विशाल भाई? यस यस। जितना प्रैक्टिस करो उतना और क्लियरिटी होती जाएगी। और देखो कुछ चीजें धीमे धीमे प्रैक्टिकली आप जब करोगे अनुभव आएगा, आपको समझ में आएगी, और हम और सेशन आगे करेंगे इन्हीं चीजों के, बराबर है? हाँ, यानी जितना टाइम अभी इतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन जितना कर रहे हैं उसमें काफी सीखने को मिल रहा है अभी भी। हाँ, अभी के लिए आपने जो सीखा वो सब बहुत काफी और बहुत जबरदस्त काम लगेगा, पर कुछ और डेप्थ में भी लर्निंग के लिए मैं चाहूंगा आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, फिर 4-5 महीने बाद और एक सेशन मस्त करेंगे अपन इसका, राइट। या सो अमोल देशमुख, यस आपने हैंड रेज किया हुआ है अमोल भाई? सर एक्चुअली इसमें मैं IRCTC और CDSL के लिए देख रहा था, लेकिन उसमें एक IRCTC में एक इश्यू आ रहा था, एक तो लेस हिस्ट्री और स्प्लिट भी है उसमें, तो उसमें कैलकुलेट लेवल कैसे करेंगे, और CDSL में भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें भी हिस्ट्री काफी कम है। देखो ये IRCTC का चार्ट, हाँ राइट।
हाँ ये आखिर में बुलिश एंगल्फिंग बनी है, हाँ राइट? हाँ बुलिश एंगल्फिंग का S1 टू S3 का पूरा रेंज बना लो। ये ओके मैंने लाइन इधर क्यों ड्रॉ किया हुआ है पता है? ये 61.8% है, ओके आपका गोल्डन रिट्रेसमेंट है परफेक्ट वहीं पे। हाँ तो ये अपना सर बाइंग लेवल बनता है। इधर से अपन कम से कम कहां तक की रैली उम्मीद करेंगे पता है? ये जो बुलिश एंगल्फिंग है हाँ इसका R3 आप गिन लेना, करीबन ओके यहां तक शायद आता होगा, इधर किधर। ओके तो सर इसका स्प्लिट होगा तो भी कोई अपने को ये डिफरेंस हो नहीं गया करना ना, है? सब एडजस्ट हो गया, स्प्लिट बोनस सब चीजें आ गई, ओके ओके वो सर अपने को नहीं गिनने की, हाँ वो इन्होंने गिन लिया। अभी मैं ऐसा उम्मीद करूंगा हाँ हर सर बार मैं ये लेवल पे लूंगा हाँ और मैं यहाँ पे थोड़ा 5-1% प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, ओके और मेरे को यहाँ बीच बीच में कुछ करने की जरूर नहीं है। हाँ सर ऑलराइट, ओके और दूसरा सर CDSL सेम CDSL की भी छोटी हिस्ट्री है और हाँ कुछ ऐसा ही है। देखो ये CDSL, ओके राइट, ये पूरी बाइंग रेंज मैंने लिखी हुई है। ओके 50 में मैं अकेला नहीं, ये 61.8% भी है, गिन लेना आप, ओके ओके सर राइट। तो ये लोअर रेंज पे एक्यूमुलेट करो, हाँ बराबर है। सर मैं जरूरी नहीं है इधर तक आए, पर आए तो पैसा होना चाहिए। हाँ सर ऐसा ना हो कि इधर आ गया और अपने पास पैसे ही नहीं है, हाँ नहीं सही बात है सर राइट। हाँ ओके सो अभी क्या करेंगे बोलो नेक्स्ट वीक? क्या करने का है अगले हफ्ते? अभी पोर्टफोलियो बनाने का है, बनाएंगे पोर्टफोलियो अगले हफ्ते, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने इंडस्ट्री देखी, क्वालिटी देखा, वैल्यूएशन किया, चार्ट से खेले, एक चीज पता चल गया कि लेने के भाव गिरावट में आएंगे और रैली के समय थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो बस ऐसे ही चलेंगे। और फिर अब अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पे अपन जा रहे हैं। देखो आप आने वाले समय में बहुत से अलग अलग लोगों के पोर्टफोलियो देखोगे, किसी और के पोर्टफोलियो देख के कभी अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है और उनके जैसा बनाने की जरूरत नहीं है। हम खुद अंडरस्टैंडिंग रखें कि हम कोई भी स्टॉक किस बेसिस पे ले रहे हैं, क्या है उनके तथ्य, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड हम वहां पे उम्मीद करेंगे, और इन चीजों के आधार पे अपना खुद का पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे, हम अपना वेटेज सेट करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीक का हमारा ध्येय है, अब हम जब कंपनियों के बारे में जान चुके हैं, अब हमें पोर्टफोलियो क्रिएशन की ओर जाना है। तो अगले हफ्ते हम सबको मिलके इंडिविजुअली खुद का पोर्टफोलियो बनाना है, राइट फ्रेंड्स? या समीर भाई कुछ आप कहना चाहते थे? सर ये क्वेरी थी कि हाँ। फिब एक्सटेंशन लेते हैं, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन लेते हो आप टारगेट के लिए? नहीं नहीं, इन्वेस्टिंग में मुझे कौन से वाला ले रहे हो आप? एक मिनट, अगर ये शेयर है जैसे ये अपने सामने CDSL है, तो कुछ ऐसा इसका हाल था पहले, ये तो हमने बाद में देखा, राइट। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमने ये एक्सटेंशन पूरा सेट कर दिया, हो गया हाई टू लो, फिर धीमे धीमे टारगेट की ओर बढ़ने दो। ये सर ये कहाँ कौन से से घुमा वाला है? लिया है? वही मैं पूछ रहा था कि कहाँ से लिया है आपने ये वाला जो ड्रॉ कर रहे ये हो? वाला आखिरी वाला ही रखने का, ये बीच बीच की लाइन की जगह में नहीं पड़ने का, राइट। नहीं वो समझ गया मैं, लेकिन हाँ। ड्रॉ कौन से वाला किया आपने? ये थर्ड वाला जो 4 लाइन वाला है ना लेफ्ट में, हाँ इसमें राइट से राइट, कौन सा लास्ट ड्रॉ वाला, किया? ये वाला, बराबर ना? सर दिखाई नहीं दे रहा इसमें कौन सा वाला। नहीं दिखाई दे रहा इसमें? इसमें आप क्लिक करेंगे एक बार, कौन से खुलते हैं? ये वाला देखो, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हाई टू लो, फिब रिट्रेसमेंट। हाँ रिट्रेसमेंट, मैं एक्सटेंशन ले रहा था। हाँ हाँ ठीक है। और सर एक और क्वेरी थी, HDFC लाइफ का मैंने रिजल्ट देखा, प्रॉफिट तो आपने जैसे बोला प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। अरे वाह, चलो आपने खुश खबर दे दी, कोई बात नहीं, गुड। लेकिन सेल्स उसका 15,000 करोड़ से 5800 करोड़ दिखा रहा है। नहीं नहीं, इतना तो हो ही नहीं सकता है, अब इतना ये वेरिएशन कैसे है मुझे समझ नहीं आया। अच्छा देखने तो मेरे को, ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेट मी चेक इट। और तो मैंने स्क्रीनर पे देखा, अभी वहां NSE पे नहीं खोला। खोलने का ही नहीं स्क्रीनर विनर, देखो मैंने, मेरे को कभी भी खोलते हुए देखा स्क्रीनर, मैंने कभी भी ओपन किया? इतने समय से अपन लोग रिजल्ट देख रहे हैं। जी क्योंकि सर। मेरे को खाली डेटा नहीं चाहिए, मेरे को डेटा के साथ बातें चाहिए,
मैनेजमेंट क्या कह रही है, राइट? क्योंकि इंफॉर्मेशन तो सबके पास अवेलेबल है, पर मेरे को इंफॉर्मेशन के साथ डिस्कशन भी चाहिए। ये डिटेल में सर देखना था अभी। हाँ देखो, ये स्टैंड अलोन है, राइट? तो जी मैं इसके स्टैंड अलोन में नहीं, मैं कंसोलिडेटेड में चला जाता हूँ। ओके, ये रहा। देखो, सबसे पहले कभी भी लाइफ इंश्योरेंस के रिजल्ट देखते हो, सबसे पहले क्या देखने का? नंबर 1 थिंग, प्रीमियम कैसे आए, बराबर ना? प्रीमियम इनके पास अच्छे आ रहे कि कैसे आ रहे हैं? तो ये जैसे 3 मंथ, जून टू जून, राइट? मैं ये जून को पिछले साल के जून से कंपेयर करने वाला हूं। तो नेट प्रीमियम इनकम, पहला इनकम, राइट? देखो, पिछले साल, ये लाख में फिगर है तो मैं 2 डेसिमल हटा दूंगा, पिछले साल 7,500 का प्रीमियम एक्यूमुलेट हुआ था, राइट? सब मिला के, फर्स्ट ईयर, रिन्यूअल, सिंगल, सब मिला के। इस बार कितने का प्रीमियम आया 7.5 के सामने? हाँ समीर भाई, दिख रहा है? बढ़ के आया सर, सब बढ़ के आया। हाँ, 9.5, मतलब ये करीबन कितना ग्रोथ है? अच्छा ग्रोथ है सर, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। 10% आपने ये देखा, देखो ये वाला 15,000 करोड़, मतलब मार्च महीने का, जी जी। राइट? अब अगेन, कभी भी मार्च से, मतलब Q4 को Q1 से कंपेयर नहीं कर सकते। मार्च में वैसे भी इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ता है। हाँ, आपके सेविंग इनकम टैक्स वगैरह के सब लिए कुछ लोग होता है। लेते हैं। हम लोग भी एंड मोमेंट पे करते हैं ना लोग, ऑफ द ईयर। तो अच्छा है, मतलब टर्नओवर इनका बढ़ के आया है। एक ही चीज मेरे को नेगेटिव दिख रही है कि इनको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब जितनी इनकी एसेट है, राइट, वो वो नेगेटिव है। एसेट पे इनकम इनको नेगेटिव आई है। जैसे पिछले क्वार्टर में इनको 6.5, करीबन 7,000 करोड़ इनकम मिली थी इन्वेस्टमेंट पे। ये बार इन्होंने कोई 3,000 करोड़ का नुकसान कर दिया है। ये देखना पड़ेगा कि ये इन्होंने नुकसान क्यों किया है, कैसे किया है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये हमें ओवरऑल तो फटका देगा, प्रॉफिट में झटका देगा। ये जी देखेगा ना कि 3,000 करोड़ नुकसान कैसे हो गया। तो यहाँ लिखा है नेट 2, ऊपर 2 करके, ये 2 वाले कॉलम में देख लेने का, राइट? यहाँ पे नेट ऑफ अमोर्टाइजेशन एंड लॉसेस इंक्लूडिंग कैपिटल गेन्स। इसको शांति से पूरी चीजें पढ़ लेने की। ओवरऑल देख लो प्रॉफिट कैसा आया है आपका। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आपका, देखो, लाइफ इंश्योरेंस की कोई भी कंपनी के प्रॉफिट पिछले कितने समय से बढ़ के नहीं आ रहे थे, क्योंकि कोविड के क्लेम्स के कारण कंटिन्यू डिक्रीज हो रहे थे। इस बार देखो, हमने लास्ट रिजल्ट में भी बताया था कि अब आप आने वाले समय में लाइफ इंश्योरेंस के प्रॉफिट बढ़ के ही देखने वाले हो, क्योंकि सीधी बात है, लॉजिकल है, अभी थोड़ी ना क्लेम आ रहे। तो 270 करोड़ का प्रॉफिट आपका 329 करोड़ पहुंचा है, तो ये बढ़िया बात है। प्रॉफिट कंपनी के बढ़े जैसी आप उम्मीद करते थे, तो इसकी इफेक्ट इधर दिखाई देगी अपने को। दिस इज HDFC लाइफ, राइट? देखो, अभी तक हमारी उम्मीद क्या थी? फर्स्ट टाइम देख लिया सर इंश्योरेंस, ये रेंज थी और ये टारगेट, बराबर है। ओके, इसके रिजल्ट हम लोग कल परसों 2 दिन में अपडेट कर देंगे वैसे, राइट? सो चलिए, दक्षय शाह ने लिखा है 25% ग्रोथ, ग्रेट। तो ये तो बढ़िया ही ग्रोथ है एकदम। सो अभी अपन नेक्स्ट वीक पोर्टफोलियो बनाने का दोस्तों काम करते हैं। पोर्टफोलियो बनाना सबसे इंपॉर्टेंट बातें है, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा बताऊं मैं आपको। आप धीमे धीमे आगे बढ़ोगे, फिर आप कुछ और सीखोगे, कोई और को देखोगे, कुछ और लिटरेचर पढ़ोगे, तो आप 1000 लोगों की बातें सुनोगे और अपने पोर्टफोलियो को पूरा चित्रने वाले हो। जब तक आप खुद की बात नहीं सुन के दूसरों की बातें सुनोगे, मेरी भी बात सुनने की नहीं, खुद का देखो ना, हमने सीख लिया है, अब खुद का एनालिसिस करो। जब तक हम खुद से नहीं सीखेंगे, तब तक सिर्फ और सिर्फ लोगों को फॉलो करेंगे और जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे।
फॉलोअर्स कांट सक्सीड, वो सिर्फ फॉलो करते हैं। जो खुद को फॉलो करते हैं वो दोस्तों सफल होते हैं। उनको पता रहता है मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। तो पोर्टफोलियो की मैं एक्सरसाइज इसलिए रखता हूं ताकि आप सब इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपको पता रहे आपने किस सेक्टर में डाला है, कौन सी कंपनी में पैसा डाला और कितना % स्टेक रखा है। किसी को पूछने की फिर कुछ जरूर नहीं है दोस्तों, राइट। सो नाउ योर नेक्स्ट एपिसोड वुड बी अपडेटेड नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते मिलेंगे और परफेक्ट अपना सबका पोर्टफोलियो हम सब लोग मिलके दोस्तों बनाएंगे, राइट। तो कनू रॉय कुछ कहना चाहते हैं या कनू भाई? यस सर, अभी वो बीएससी में इंडस्ट्री वॉच वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, थोड़ा बता सकते हैं कैसे? अच्छा एक मिनट, मार्केट ये रहा ना, यहां से खोलने का। पहले पूरा लंबा मेनू आता था, अभी नहीं आ रहा ये सर। कर दिया है ना। ओके, ये ओपन नहीं हो रहा ने, नहीं आ रहा है सर। राइट, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा अपडेट, राइट। ये कुछ ओके। क्रिएशन में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बराबर है, आ जाएगा। या दक्षय भाई? हाँ सर, एक्चुअली एक पर्सनल क्वेश्चन थोड़ा था। हाँ हाँ, कि सर आप पूरा अपना डे कैसे डिजाइन करते हैं कि सुबह कौन से न्यूज से चालू करना है? हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम होती है कि सर कभी कहाँ से न्यूज देखना चालू किया, कभी कहाँ से न्यूज आ गया, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, यानी कोई पर्टिकुलरली डिजाइन, हमारा डे पूरा डिजाइन नहीं होता है। देखो दक्षय भाई, अगेन मैं क्या कह रहा हूं पता है, किसी को हाँ। फॉलो नहीं करना है तो कोई न्यूज को भी फॉलो नहीं करना है। देखो मेरे घर पे टीवी नहीं है, मानोगे दक्षय भाई? नहीं वो मेरे घर पे टीवी नहीं है, मेरे डैडी के रूम में खाली हमने एक टीवी रखा हुआ है, क्योंकि उनको ये दुनिया भर के न्यूज देखने की आदत है। मेरे तो दिन में कभी टीवी देखने का ही मेरे को होता नहीं है ना। मेरे ऑफिस में मेरे वहां पे कैबिन पे टीवी है, जहाँ पे क्लाइंट्स बैठते हैं उनको टीवी का शौक है तो वो टीवी रखते हैं। ना मेरे ऑफिस में है ना मेरे घर पे है। आई नेवर वॉच एनी टाइप ऑफ न्यूज। मेरे को, मैं अगर कोई भी जगह से जानकारी लेता हूँ, देखो गूगल न्यूज से, गूगल न्यूज होता है ना, ओके, गूगल न्यूज से मैं देख लेता हूँ कि कुछ खबरें क्या चल रही है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। और इनिशियली सुबह 15-20 मिनट वो न्यूज देखता हूँ, बाकी टीवी तो मेरे को याद नहीं मैं बरसों से कभी देखा होगा टीवी, राइट। तो वो सब फॉलो नहीं करने का। रिजल्ट है, जो इंडिकेटर है, देखो हमने कितने अलग अलग इंडिकेटर बताए, आरबीआई की वेबसाइट बताई, मिनिस्ट्री की वेबसाइट बताई जहां से डेटा लेने की, ये सब न्यूज वाले वहां से डेटा लेंगे, उसको चित्र के देंगे अपने को। क्यों उनको सुनने का, राइट। अगर ऐसा होता कि न्यूज सुने बगैर प्रॉफिट नहीं होता तो मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं होता अब तक, राइट। ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ। आपने अपना डे कैसे डिजाइन किया है कि आप अपने को आपको अपडेट कैसे करते हैं, फिर उसको डेटा कैसे बनाते हैं, कौन से टाइम पे कौन सा काम करते हैं, पूरा डे आपने कैसे डिजाइन कर रखा है? जनरली क्या है दक्षय भाई, रिसर्च का जो काम है ना, हाँ, रिसर्च का काम वो डे टाइम में थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब ऑफिस पे जाते हैं, अभी बहुत से लोग आते जाते रहते ऑफिस पे, तो हमने सोचा होगा वैसे काम होगा नहीं ऑफिस पे, कभी नहीं होता है सर। तो मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग का जो टाइम है, मैं डेली इंडाइसिस कब अपडेट करता हूँ, सुबह सुबह कर देता हूँ ना। तो वही समय पे मैंने दुनिया के खबर ले ली, कहाँ पे क्या हुआ, कुछ कॉमोडिटी के दाम घटे क्या, किसी के बढ़े क्या, क्या चल रहा है वो हमने सुबह देख लिया। मैंने रिसर्च जो करना है वो कर लिया। मेरा मॉर्निंग का टाइम सबसे प्रोडक्टिव है, मॉर्निंग के टाइम पे ही रिसर्च कर लेता हूं और फिर पूरे दिन के दरमियान में आप लोगों को वो रिसर्च शेयर करता रहता हूं। दिन में टाइम रहता नहीं है बिल्कुल, राइट। तो आप इतने वीडियोस बनाते हो, इतने डेटास देखते हो, आप कैसे मैनेज करते हो? शेड्यूल लिखा होता है सब डायरी में, डायरी हमेशा साथ में होती है, और कल 10 बजे क्या करना है, कल 2 बजे क्या करना है, 6 बजे, वो सब एज पर शेड्यूल ही चलता है। ओके ओके ना। तो देखो कोई भी दिन डायरी के शेड्यूल के बगैर अगर शुरू होगा तो वो दिन बर्बाद हो जाएगा। कल का दिन है, अगर अपने को पता नहीं है कल मेरे को कौन से समय पे क्या करना है, तो कल का दिन वेस्ट जाएगा। इससे तो कल घूमने जाना है तो वो भी डायरी में लिख दो कि चलो ये समय पे घूमने जाएंगे, ये समय पढ़ेंगे, ये समय दोस्त से मिलेंगे। शेड्यूल में होगा ना वो सब आप कर पाओगे। शेड्यूल में होगा, वो मिस हुआ तो आप उसको नेक्स्ट डे ले जा पाओगे, राइट। देखो मेरी एक बहुत बुरी आदत थी दक्षय भाई, मैं प्रोकास्टिनेटर था। मतलब मैं हर चीज कल पे छोड़ता था, जो बहुत बुरी चीज है। तो मैं अपने टाइम को कर ही नहीं पाता था।
मैं डायरी में लिखने लगा तब से ये प्रोकास्टिनेशन वाली हैबिट मेरी चली गई। जब डायरी में है, रात को सोते समय जब अपन डायरी को देखेंगे तब अपने को रहता है यार ये तो मेरा आज मिस हो गया, तो इसको मेरे को कल करना है। सो ऑलवेज गेट अपडेट विथ योर डायरी। एकदम सिंपल सी नोटबुक पेन रखो जिसमें पूरे दिन का शेड्यूल बना लो। प्रायोरिटी पहले सेट करो, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले करने का, बराबर ना? हाँ सर, अभी तो डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा है, उसके प्रॉब्लम धीमे धीमे, और प्रेशर नहीं देने का, स्लोली स्लोली, और ईट एन एलिफेंट बाइट बाय बाइट। हाँ वो बराबर है। अभी आपका वीडियोस वगैरह कुछ भी देखने बैठ गए तो वो फिर वीडियो 25 मिनट का है, 50 मिनट का, वो आपका खत्म करके ही उठते हैं, तो दूसरा तो बाकी रह जाता है फिर। राइट राइट, नहीं पर वो भी शेड्यूल वाइज चलने का। हाँ नहीं सर, बहुत सारे वीडियो है नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। राइट, वो पूरा सब काम के वीडियो है। अभी जो आपका वीडियो था वो फाइनेंशियल सब उसके ऊपर कौन सा रेगुलेटर है वो सब, राइट। वो तो मेरे को ऐसा लगा कि सर आपने आधे घंटे में पूरा बुक पढ़ा दिया। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था सर। राइट, थैंक यू। पर डायरी के हिसाब से चलने का, लिख लेने का कि मैं ये समय पे वीडियो देखने वाला हूँ। वो डायरी का आपका इशारा समझ गया सर, वो मेरे को ठीक लग रहा है। मैं भी बनाता हूँ लेकिन सर वो फॉलो नहीं हो पाता है। बराबर, नहीं प्रयास करने का, फॉलो करने का। राइट डायरी को देखोगे, देखो फॉलो तभी नहीं होगा अगर रात को डायरी रिव्यू नहीं करोगे। अगर आपको पता ही है कि मैं रात को डायरी रिव्यू करने वाला हूं तो आप फॉलो करने ही वाले हो, बराबर ना? राइट सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो कल आप लोगों के एपिसोड रेडी हो जाएंगे और फिर अपन लोग मिलेंगे। अभी मैं जय हिंद बोलने वाला था लेकिन अरुण त्यागी का हैंड रेज है। अरुण भाई कहिए, क्या अरुण भाई? ओके, गलती से हो गया लगता है हैंड रेज। चलो मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद दोस्तों।